इसको 19.9 न्यूटन दे देते, तो उसने बोला मेरे पास तो मैक्सिमम 20 है। मैक्सिमम कितना है मेरे पास? 20 है। तो मैं तो अभी भी 19.9 ही लगूंगा क्योंकि 20 तो आया नहीं, तो मतलब ये अभी भी स्टैटिक ही लगने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगने वाला है और अभी भी रेस्ट में है। ठीक है, और अभी भी कितना लगने वाला है? 19.9 न्यूटन ही लगने वाला है। ठीक है, और उसके बाद हमने 20 न्यूटन दे दिया। उसके बाद हमने क्या दे दिया? 20 न्यूटन दे दिया। तो 20 न्यूटन देने से ये भी 20 न्यूटन दे देगा, मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लग गया क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है इसका। और लिमिटिंग फ्रिक्शन में भी क्या होगा? तो बच्चों लेक्चर नंबर 14 में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जैसे हमारा नॉर्मल फोर्स होता था उसी तरह फ्रिक्शनल फोर्स भी एक क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो कैसे फ्रिक्शनल फोर्स को पढ़ना चाहिए वो मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि ऐसे इसी टाइप में फ्रिक्शन को पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा डाउट आ जाता है क्योंकि फ्रिक्शन के अंदर में होता है उसका टाइप ऑफ तुम बोल सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का अगर टाइप देखोगे तो हर कोई तुम्हें 2 ही टाइप बताएंगे, एक्चुअली तुम 3 भी टाइप बोल सकते हो। ठीक है, एक तो स्टैटिक होता है, फिर लिमिटिंग, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन या तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, फिर तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन या तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, इसमें ज्यादातर डाउट आता है क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं वो कांस्टेंट होता है। अभी तुम्हें समझ नहीं आया होगा, तो हम लोग आज पूरा फ्रिक्शन को देखेंगे अच्छे से और इसको एक एक लाइन बाय लाइन नोट करना ताकि तुम्हारा कोई भी कंफ्यूजन ना आए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को फ्रिक्शन का नाम से बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो जाता है, मतलब फ्रिक्शन हमेशा उनको रेजिस्ट करते हैं पढ़ाई से। तो तुम्हें अगर पढ़ाई करना है तो एनएलएम चैप्टर पढ़ना है तो सबसे ज्यादा टफ लोगों को क्या लगता है? फ्रिक्शन। बट तुम्हें नहीं लगना चाहिए क्योंकि तुम मेरा वीडियो देख रहे हो और अगर तुम्हें फ्रिक्शन पढ़ना है तो चलो स्टार्ट करते शुरू से। शुरू से क्या स्टार्ट करना है हमें? पूरा हम लोग इस चैप्टर का लास्ट मोमेंट में आ चुके हैं जहां पे हम लोग एक ही टाइप ऑफ फोर्स अभी बाकी है, दैट इज फ्रिक्शन। हो सके कि बीच बीच में हम लोग अच्छा अच्छा क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे स्यूडो फोर्स का हो सकता है, जैसे कि टेंशन का कुछ हो सकता है, कोई नॉर्मल का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन अगर खत्म हो जाएगा तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग सर्कुलर मोशन के तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग सर्कुलर मोशन का दोनों चीज पढ़ सकते हैं, काइनेमेटिक्स होता है और एक डायनामिक्स होता है। तो काइनेमेटिक्स को भी हम लोग पढ़ सकते हैं और डायनामिक्स को अभी हम लोग पढ़ सकते हैं। इतना हम लोग के पास क्या हो गया? नॉलेज हो गया, क्योंकि हम लोग ने फोर्स पढ़ लिया ना, तो डायनामिक्स भी हम लोग पढ़ सकते हैं। डायनामिक्स में सर क्या आता है? सेंटीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, वो सब हम लोग पढ़ सकते हैं। सेंटीपिटल फोर्सेस वो सब हम लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि हम लोग ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया है। फ्रिक्शन भी आ सकता है तुम्हारा, फ्रिक्शन भी आएगा तुम्हारा सर्कुलर डायनामिक्स में। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यही सवाल है कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है। तो इधर पे पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हें यह समझाता हूं कि अगर इफ अ बॉडी, एक हमारे पास जो बॉडी है, इफ अ बॉडी wants to, या तो wants ना लिख के लिखता हूं tend to move। ठीक है, एक बॉडी अगर टेंड करता है मूव होने के लिए, मतलब मोशन में जाना चाहता है, इफ ए बॉडी टेंड्स टू मूव, ठीक है, तब एक फ्रिक्शन लगता है टू oppose its मोशन। ठीक है, मोशन को अपोज करने के लिए, तो टू अपोज इट्स मोशन, या तो इफ अ बॉडी इज इन मोशन। इतना दिन भी तो मोशन में था, इतना दिन भी तो टेंड कर रहा था मोशन के लिए, तो आपने फ्रिक्शन नहीं लगाया। ठीक है, मैं अभी बताता हूं तुम्हें कि अगर एक बॉडी टेंड कर रहा है, चाह रहा है कि अभी मोशन में जाएगा, तो फ्रिक्शन लगेगा। याद रखना, अभी कहां पे लगेगा वो सब बारे में बात करेंगे कि कहां पे लगेगा फ्रिक्शन। बॉडी पे लगेगा, सरफेस पे लगेगा, कहां पे लगेगा? इफ ए बॉडी इज इन मोशन, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो पक्का उसमें फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो इसमें जो टेंड हो रहा है ना, उसका मोशन को रोकने के लिए लग रहा है, और इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मोशन में है, तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा। बट याद रखना, अगर मोशन में कोई भी बॉडी भी है तो इसमें कांस्टेंट फ्रिक्शन लगता है। किसमें क्या लगता है? कांस्टेंट फ्रिक्शन। और इसमें लगता है वेरिएबल फ्रिक्शन। अभी समझाऊंगा धीमे धीमे।
ये सब अभी डायरेक्ट समझ नहीं आएगा तुम्हें, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, अभी के लिए नाम लिख लो बस। और इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी सुनो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, आराम से देखो। अगर फ्रिक्शन लगना है, ठीक है, तो तुम्हारे पास दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। अगर फ्रिक्शन लगना है तो दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। इफ देयर इज, लिखो देयर इज रिलेटिव मोशन, क्या है? इफ देयर इज रिलेटिव मोशन, इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस, देखना दो बॉडी नहीं बता रहा हूं, दो सरफेस, टू सरफेस के बीच में, टू सरफेस, then a force called friction comes into play। मतलब क्या है सर इसका? चलो सब कुछ समझाता हूं। तो ये सबसे इधर पे इंपॉर्टेंट जो बात था ना, ये बात था कि तुम्हारा ये बिटवीन रिलेटिव मोशन, मतलब देखो, मतलब सर इतना दिन फ्रिक्शन क्यों नहीं लगा? तो वेरी सिंपल इसका आंसर कि इतना दिन हमारे पास जो भी सरफेस था वो स्मूथ सरफेस था। क्या सरफेस था? स्मूथ सरफेस था। और स्मूथ सरफेस होने से कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है। अगर स्मूथ सरफेस हुआ तो देयर विल बी नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, याद रखना। स्मूथ सरफेस अगर बताया है तो फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे कि ऑयल अगर तुमने डाल दिया अपने घर में, ठीक है, ऑयल डाल दिया और उसको अगर उसके ऊपर अगर तुम चलना स्टार्ट करोगे तो गिर जाओगे ना। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। अभी हम लोग आगे भी सीखेंगे कि फ्रिक्शन के वजह से हम लोग आगे जाते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन का मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास अगर ये एक बॉडी है, इस बॉडी का ये सरफेस को देखना आराम से, ये सरफेस को, ठीक है। और हमारे पास इधर पे एक क्या है? ये एक दूसरा बॉडी, या तो सोच लो अभी के लिए ये एक फ्लोर में, क्या सोच लो, ये एक फ्लोर में है, ठीक है। अगर ये बॉडी आगे जाना चाहता है, लेट्स से अभी तक गया नहीं बट आगे जाना चाह रहा है, लेट्स से जा रहा है, लेट्स से ये सम वेलोसिटी v से आगे जा रहा है, और ये जो तुम्हारा फ्लोर है वो रेस्ट में है, फ्लोर रेस्ट में है बट ये आगे जाना चाहता है। तो मुझे बताओ क्या रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों के बीच में? रिलेटिव मोशन है, यस। रिलेटिव वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच का, तो वो कितना आ जाएगा? v आ जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। ये रेस्ट में है, ये किसमें है? ये v से जा रहा है, तो इधर पे रिलेटिव वेलोसिटी है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी है तो फ्रिक्शन लगेगा। अगर रिलेटिव वेलोसिटी है तो दोनों के बीच में जो सरफेस है ना उसमें लगता है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन हमेशा क्या करेगा? क्योंकि ये मोशन में ना, तो अपोज करेगा। फ्रिक्शन हमेशा क्या करेगा? मोशन का अपोज, ठीक है। लेकिन इधर पे ऐसा भी हो सकता है कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये एक बॉडी है, लेकिन इस बार जो सरफेस है ना तुम्हारा, ये जो सरफेस है ये भी आगे जा रहा है इस बार, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या? बोलो, ये भी v से आगे जा रहा है और सरफेस भी तुम्हारा v से आगे जा रहा है। ये जो तुम्हारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड भी इस बार आगे की तरफ v से जा रहा है। तो मुझे बताओ रिलेटिव मोशन है या नहीं है? अभी मुझे बताओ रिलेटिव वेलोसिटी है या नहीं? अगर तुम बता पाओगे कि रिलेटिव वेलोसिटी सर इधर 0 है, और तुम्हें मैंने यही बताया कि दो सरफेस के बीच में, देखो ये सरफेस, ये दोनों का सरफेस जो है ना कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, ये भी याद रखना इधर कि फ्रिक्शन जहां जहां मैं लिख रहा हूं इसका मतलब ये एक टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट में होने से ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो कांटेक्ट फोर्स है, ये इंपॉर्टेंट बात है फिर से, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करेगा अगर रिलेटिव वेलोसिटी है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी, याद रखना, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द सरफेस, तुम्हारा बॉडी के साथ नहीं, जिसके साथ कांटेक्ट में उधर देखना है तुम्हें, बिटवीन द सरफेस, सरफेस के बीच में, दो सरफेस जो कनेक्शन में है ना, कांटेक्ट में है ना, उनके बीच में क्या रिलेटिव वेलोसिटी है? नहीं है। तो नहीं है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? फ्रिक्शन नहीं लगेगा इस केस में। फ्रिक्शन बोलेगा मैं नहीं लगता, क्योंकि रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा है। रिलेटिव मोशन क्या मेरे बॉडी के साथ? नहीं। देखो मैं चल रहा हूं ग्राउंड में, तो तुम्हें लग रहा है
तुम्हें लग रहा है कि फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, एक्चुअली लग ही नहीं रहा है फ्रिक्शन पीछे की तरफ, आगे की तरफ लग रहा है। मैं आगे जाके समझाऊंगा तुम्हें। अच्छा, तो इधर पे ये समझना कि रिलेटिव वेलोसिटी में डिपेंड करता है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन में डिपेंड करता है फ्रिक्शन, कि रिलेटिव मोशन अगर है तो ही फ्रिक्शन लगेगा, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज को तुम अच्छे से नोट कर ला, और तुम इसको भी ये भी नोट करना कि लाइक नॉर्मल तुम्हारा फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स होता है, लाइक नॉर्मल तुम्हारा फ्रिक्शन एक क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। तो तुम्हें इधर पे क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा कि सर ये कनेक्शन में, ये जो कनेक्शन है दोनों का जो कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट सरफेस में क्या रिलेटिव मोशन है। अगर रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन मतलब क्या, देखो देखो, ये दोनों चीजें दोनों एक साथ आगे की तरफ जा रहा है, तो कोई रिलेटिव मोशन है क्या, नहीं है। तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं आएगा दोनों सरफेस के बीच में। लेकिन इधर पे अगर मैंने तुम्हें ये बताया, इधर पे मैंने अगर बताया ये जो सरफेस है ना ये आगे जा रहा है और ये उसके ऊपर है, तो ये आगे जा रहा है, देखो ये आगे जा रहा है, तो इधर पे क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर घिस रहा है, ये घिस रहा है। अगर इधर पे स्मूथ कांटेक्ट में नहीं है, स्मूथ नहीं है इस बार कांटेक्ट, ठीक है, इधर पे क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर घिस रहा है, तो इसके वजह से ये जो तुम्हारा क्या हो रहा है, एक रबिंग जैसा एक फील आएगा। ठीक है, एक रबिंग जैसा फील आएगा, तो मतलब ये मोशन में है, मोशन में आ रहा है। ये अगर मोशन में आ रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कोई भी एक बॉडी अगर मोशन में आ रहा है और दोनों के बीच में जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, तो स्मूथ नहीं है इसलिए तो घिस रहा है ना, ये अगर घिस रहा है एक के ऊपर एक तो आएगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या करेगा, एक का मोशन वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। देखना, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तुम नहीं बोल सकते कि अगर आगे जा रहा है तो पीछे हमेशा लगेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि मैं आगे जाऊंगा लेकिन फ्रिक्शन भी मेरे साथ साथ आगे लगेगा। ठीक है, मैं आगे जा रहा हूं ना तो फ्रिक्शन के कारण नहीं आगे जा रहा हूं, तो मतलब मैं आगे जा रहा हूं तो मेरा रिलेटिव मोशन पक्का पीछे की तरफ होगा, इसके वजह से फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है। आगे जाके लिखा के दूंगा। ठीक है, तो मतलब रिलेटिव मोशन जिस भी तरफ होगा उस तरफ के ऑपोजिट में हमेशा फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, ऑपोजिट में हमेशा फ्रिक्शन एक्ट होता है, ये तुम्हें याद रखना है। अच्छा, सिर्फ क्या मोशन में होता है, नहीं, तो मैंने इधर पे लिखा था टेंड टू मूव। अगर टेंड टू मूव है तो भी फ्रिक्शन लगता है, जिसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अभी आएगा ना उसका तुम्हारा क्या टाइप्स आएंगे तो तुम्हें समझ आएगा कि अगर एक बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव तो भी फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन ये नहीं होता है कि सर मोशन में आने से ही फ्रिक्शन लगेगा, ऐसा नहीं होता है। देखो, मोशन में आने से ही फ्रिक्शन नहीं लगता है। ऐसा हो सकता है ना कि इधर पे एक इंसान है, देखना तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इधर पे एक इंसान है, और सोचो इधर पे एक बड़ा सा फ्रिज है। ठीक है, फ्रिज का इधर पे कुछ डोर हैंडल वगैरह होगा। ठीक है, तो ये इंसान इसको एक फोर्स लगा रहा है इसके तरफ, और हमें यह देखने को मिला कि ये जितना भी फोर्स लगा रहा है ना, इसके फोर्स के वजह से ये आगे नहीं जा रहा है। हमें यह दिखाई दिया कि ये जितना भी फोर्स लगा रहा है इसके वजह से ये आगे, देखो तुम अगर एक फ्रीज लिया, उसको थोड़ा सा फोर्स लगा से आगे जाएगा क्या, नहीं ना। तो तुमने एक स्मॉलर अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया सबसे पहले, स्मॉलर अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स तुमने इधर पे अप्लाई किया, जिसके वजह से फ्रीज अभी भी रेस्ट में है। तो तुमने कभी सोचा क्या ये फ्रीज रेस्ट में क्यों है, फ्रीज अभी भी रेस्ट में है, व्हाई? न्यूटन ने तो ये बताया था कि अगर फोर्स लगाओगे तो स्टेट चेंज हो जाना चाहिए। अगर तुमने फोर्स लगाया, अभी ये रेस्ट में है, तो तुमने फोर्स लगाया तो ये मोशन में आ जाना चाहिए। ठीक है, मोशन में आ जाना चाहिए था। बट तुम्हें पता है कि एक फ्रिक्शन आता है। देखो, तुमने इस फोर्स के, ये जो फोर्स तुमने अप्लाई किया, ये जो फोर्स एफ तुमने अप्लाई किया, ये अप्लाइड फोर्स के वजह से, ये अप्लाइड फोर्स के वजह से क्या हुआ होगा, देखो मैं बताता हूं। फ्रीज और जो सरफेस है ना, एंड जो सरफेस, जिस सरफेस में ये है ग्राउंड, ग्राउंड, ठीक है, इनके बीच का जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स, ठीक है, फ्रीज के नीचे का और सरफेस के बीच में जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड, उनको पता चल रहा है कि अभी एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, उनके बॉन्ड्स को क्या पता चल रहा है कि अभी एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, अभी एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, कोई इंसान तो अभी फोर्स लगा रहा है, इसमें इसमें देखो इनका जो कनेक्शन हो रहा है, तो इधर पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ ये कांटेक्ट में है कि नहीं। ये जो कांटेक्ट में, इनका जो सरफेस एंड फ्रीज का जो कांटेक्ट जो है, इस कांटेक्ट में बहुत सारा बॉन्ड्स होंगे।
जो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड्स बना के बैठे, तो ये बॉन्ड्स जब तक टूटेगा नहीं, ठीक है, जब तक देयर विल बी नो ब्रेक, मतलब उनको ब्रेक करना पड़ेगा, उनको ब्रेक करना पड़ेगा सो दैट ये फ्रीज आगे जा पाए। तो मतलब मैं थोड़ा अंदर का बातें तुम्हें बता रहा हूं कि ये बॉन्ड्स जब तक ब्रेक नहीं होगा, जब तक ये बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, दे विल प्रोवाइड आ रेजिस्टेंस बोल सकते हो या तो अपोजिंग फोर्स बोल सकते हो। उन लोग बोलेंगे हम आगे नहीं जाने देंगे इसको, अपोजिंग फोर्स बोल सकते हो, नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको ही बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन अगर किसी ने तुम्हें पूछ लिया कि तुम अगर किसी भी ब्लॉक को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स से भी अगर तुमने इसको फोर्स लगाया ना, अभी धीमे धीमे उसको लार्ज करेंगे, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अगर इसमें लगाए ना, तो इसका और जो सरफेस का जो बॉन्ड्स है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, उनको पता चलेगा अरे ये तो फोर्स लगा दिया किसी ने। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो उनका जो बॉन्ड का जो क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा ना, वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ के वजह से वो लोग एक ऑपोजिट में एक फ्रिक्शन लगाते हैं, ठीक है, ऑपोजिट में एक फ्रिक्शन, इधर से देखो तुमने इधर दिया तो ये बॉन्ड्स मिला के एक फोर्स पीछे की तरफ दिया जिसका नाम है एफएस, जिसका नाम है एफएस, ठीक है। तुमने फोर्स को अभी क्या किया, धीमे धीमे इंक्रीज किया, इंक्रीजिंग, एफ को मैंने क्या किया, इंक्रीज किया, ठीक है, मैं एफ को इंक्रीज किया तो उनका बॉन्ड के बीच का जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है वो धीमे धीमे डिक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, धीमे धीमे डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, धीमे धीमे डिक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ धीमे धीमे क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट अभी भी तो स्ट्रेंथ है ना उनके पास, तो इसके वजह से अभी भी तुम्हारा क्या हो रहा है, एफएस तो लग ही रहा है, बट एफएस जो उन्होंने फोर्स लगाया वो इंक्रीज ही हो रहा है। जैसे तुम फोर्स बढ़ा रहे हो उसी तरह वो लोग भी अभी तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है उनके पास जितना भी सब इधर पे लगा रहा है, बट एक टाइम ऐसा आएगा, एक वैल्यू ऑफ एफ ऐसा आएगा सो दैट तुमने जितना फोर्स लगाया उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ को ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और तुम्हारा जो फ्रिज है वो आगे की तरफ आ जाएगा एक ऐसा पार्टिकुलर वैल्यू में। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को हमें क्या करना पड़ेगा, तो हर कोई मुझे यही पूछता है कि सर स्टैटिक क्यों लगता है, स्टैटिक क्यों लगता है, ठीक है, मेरे पास इधर पे जो भी चीज है जैसे कि ये है, ठीक है, इसको थोड़ा सा फोर्स देने से ये आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेरे हाथ के सरफेस और इसका जो सरफेस है दोनों जो कांटेक्ट में है, ठीक है, वो अभी भी क्या नहीं हुआ, अभी रिलेटिव मोशन में आना चाहता है, तो रिलेटिव मोशन में है या तो रिलेटिव मोशन में आना चाहता है, दोनों ही टाइप में, दोनों ही केस में हमेशा फ्रिक्शन एक्ट होगा, दोनों ही केस में हमेशा क्या होगा, फ्रिक्शन एक्ट होगा। बट अगर टेंड टू मूव, मतलब रिलेटिव मोशन आना चाहता है, अभी भी आया नहीं, टेंड टू मूव, इफ अ बॉडी टेंड टू मूव देन देयर विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन को इतना फोर्स लगाओ कि उनका बॉन्ड लेंथ को तोड़ ही दो, ठीक है, जो लेंथ है वो इतना एक्सपांड हो जाए कि टूट ही गया। अगर ये जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है वो अगर तुम्हारा फोर्स से कम हो गया, तुम्हारा फोर्स ज्यादा हो गया, तो ये पार्टिकल आगे चलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रिलेटिव मोशन सरफेस के बीच में आ जाएगा, तब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। जब चलना स्टार्ट हो जाता है तब काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसके पहले तक जब तक हमें बॉन्ड को तोड़ना होता है तब तक तुम्हें लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। बट स्टैटिक फ्रिक्शन देखो, फोर्स बनाने से स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ गया, बट एक ऐसा वैल्यू आएगा जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन आगे कांस्टेंट हो जाएगा कि इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, तब तुम्हारा फोर्स जीत जाएगा और तुम आगे लेके जाओगे, और जब चलना स्टार्ट हो जाएगा तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अरे भाई क्या हो रहा है, चलो आगे और भी धीमे धीमे इसको समझते। तो मैंने तुम्हें यह समझा दिया, टेंड टू मूव या तो रिलेटिव मोशन, दोनों में ही फोर्स लगता क्या है, तुम्हारा क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, एक में काइनेटिक लगता है, एक में स्टैटिक लगता है। चलो हमारे पास है ये, ठीक है, हमारे पास है ये बॉक्स, हमें सीखना है स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन ये है जब एक बॉडी, अभी मैंने बताया है सब कुछ, बस फिर से मैं इधर पे लिख रहा हूं, टेंड टू मूव, एक बॉडी अगर टेंड टू मूव, बॉडी वांट्स टू मूव,
बट अभी भी मूव हो नहीं पा रहा है, टेंड टू मूव। अगर मोशन अभी तक हुआ नहीं है बट टेंडिंग ही होगा, ठीक है, होना चाहता है, तो मतलब इधर पे अगर एक फोर्स लगाओगे जिसके वजह से ये बॉडी के बीच का जो बॉन्ड से सरफेस और बॉडी के बीच में, वो धीमे धीमे उनको पता चलेगा कि अभी ये मूव करना चाहता है। तो टेंड टू मूव में हमेशा एक अपोजिंग फोर्स लगता है, हमेशा क्या लगेगा, एक अपोजिंग कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा, अपोजिंग कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा, अपोजिंग, और दोनों के बीच का जो कॉन्टेक्ट है ना, इन कॉन्टेक्ट के बीच के वजह से, ये कॉन्टेक्ट के बीच के वजह से एक फोर्स लगता है, ये कॉन्टेक्ट के वजह से एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब क्या स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल कहानी है, ये थोड़ा सा मुश्किल कहानी है, क्योंकि इसको समझने का तरीका है। देखो क्या तरीका है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना, वो एक वेरिएबल फोर्स है, मतलब तुम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि इतना स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये एक वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, ये एक वेरिएबल फोर्स है, ये अपने आप को चेंज कर सकता है, ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्ट हो सकता है वो, मतलब तुम्हारा फोर्स को देख के वो अपने आप को चेंज कर सकता है। जैसे कि मैंने ये बता दिया कि ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है, इसको मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, कितना लगाया, 5 न्यूटन। तो अगर ये मोशन में नहीं आया, अभी भी अगर ये रेस्ट में है, अभी भी अगर ये रेस्ट में है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुमने 5 लगाया तो पीछे से भी 5 लग गया होगा, एफ एस कितना लग गया होगा, 5 न्यूटन पीछे से भी लग गया होगा, तो ही जाके ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गया और तुम्हारा क्या हो गया, ये बॉडी रेस्ट में है। तो मतलब ये भी तुम्हें समझ आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन तभी लगेगा जब बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा, बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा, बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा, बट इट टेंड टू मूव, मतलब मूव अभी तक हुआ नहीं तो रेस्ट में ही तो है, मूव अभी तक नहीं हुआ तो रेस्ट में ही है, तो रेस्ट में होने से स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, लेकिन मोशन में आ जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन का बात आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह तुमने क्या किया, सबसे पहले तुमने 5 न्यूटन दिया, देखना, तो देखो देखो इधर पे मैं लिख रहा हूं अप्लाइड फोर्स, इधर पे मैं क्या लिख रहा हूं, अप्लाइड फोर्स, आराम से समझना, इट हैज नो फॉर्मूला, इट हैज नो फॉर्मूला टू ड्राइव, इट हैज नो फॉर्मूला फॉर obtaining its वैल्यू, बट इसका कुछ है वो हम लोग अभी समझेंगे, इधर मैं लिखूंगा बाद में। देखो, अप्लाइड फोर्स वर्सेस स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, याद रखना, अभी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ते ही हमें समझ आएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्चुअली क्या चीज था, ठीक है। तो इधर पे मैंने क्या किया, इधर पे मैंने तुम्हें यह समझाया, मैंने जो फोर्स लगाया ना, वो लगाया 5 न्यूटन, तो मैंने देखा बॉडी अभी भी रेस्ट में है, बॉडी अभी भी क्या है, रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपना 5 न्यूटन लगा दिया इधर। फिर मैंने इस फोर्स को इंक्रीज करके मैंने 7 न्यूटन कर दिया, कितना न्यूटन कर दिया, 7 न्यूटन, और अभी भी मैंने ये देखा था कि बॉडी अभी भी रेस्ट में है। देखो मैं ये लिख के दे रहा हूं कि बॉडी का जो तुम्हारा क्या बोलते पोजीशन है, वो अभी भी चेंज नहीं हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेस्ट में ही है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 10 न्यूटन लगा लिया, तो भी मैंने देखा कि बॉडी अभी भी रेस्ट में है, बॉडी अभी भी अगर रेस्ट में होगा तो मतलब उसको भी 10 लगाना पड़ेगा, मतलब वो जो बॉन्ड्स जो है अभी तक टूटे नहीं, और उनको भी उतना ही लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये रेस्ट में है। तो इधर 5 लगा रहे हो, इधर 5, इधर 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। बट जब मैंने देखा कि जब 10.01 कर दिया ना, या तो 0001 कर दिया, तब मैंने देखा कि ये बॉडी अभी मोशन में आ गया, ये बॉडी अभी मोशन में आ गया, समझ आ गया बात, ये बॉडी अभी मोशन में आ गया, और ये फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज हो गया। अभी मैं नहीं लिख रहा हूं कि कितना है, वो आगे जाके हमें समझ आएगा। ये एक्चुअली अभी काइनेटिक लगने वाला है अभी, क्योंकि ये मोशन में आ गया ना, तो अभी ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक, अभी ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी मैं बताऊंगा नहीं ये कितना है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन में आराम से बात करेंगे। बट क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि अप्लाइड फोर्स तुमने जितना दिया, देखो देखो आराम आराम से इसको समझना, अप्लाइड फोर्स तुमने जितना दिया उतना ही तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, लेकिन इसका कोई एक मैक्सिमम वैल्यू है जिसके बाद अगर तुमने थोड़ा भी इंक्रीज कर दिया तो ये फ्रिक्शन बोलता है कि मेरा हो गया, अब काइनेटिक के पास चले जाओ और मोशन में आ जाओ,
क्योंकि इसका मैक्सिमम जो वैल्यू था वो 10 था। सर मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है, आगे पढ़ेंगे, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तुम पहले ये समझो कि तुमने 5 लगाया तो इसने भी 5 लगाया, तुमने 7 लगाया तो इसने भी 7 लगाया, तुमने भी 10 लगाया तो उसने भी 10 लगाया, तुमने 10.01 लगाया तो उसने 10.01 नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि अभी ये रेस्ट में नहीं है। रेस्ट में होने से तुम जितना लगाते हो उतना ही वो भी लगाएगा। अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो एफ एस इजिकल टू एफ अप्लाइड, ये तुम्हारा काम का चीज है। ठीक है, एफ एस का मैंने बोला था ना कोई फॉर्मूला नहीं है, बट ये चीज हम लोग ने ड्राइव कर लिया इस एग्जांपल से कि जितना तुम फोर्स लगाओगे उतना ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। बट कब तक? जब तक वो रेस्ट में है। जब तक वो रेस्ट में है तुम जितना फोर्स लगाओगे वो भी उतना फोर्स लगाएगा ताकि पूरा बॉडी रेस्ट में लग जाए। तुमने महसूस किया होगा ना कभी फ्रिज को अगर तुमने फोर्स लगाया, कभी अगर फ्रिज को तुमने फोर्स लगाएगा तो ये फ्रिज क्या डायरेक्ट थोड़ा सा फोर्स लगाने से आगे चला जाता है? नहीं जाता है ना। क्यों नहीं जाता है? बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तुमने जितना लगाया उसने भी पीछे से उतना लगा दिया। ऐसा कभी होता है क्या कि मैंने 10 लगाया उसने 12 लगा दिया? ऐसा कभी होता है क्या? मैंने 10 लगाया उसने 12 लगा दिया तो पीछे की तरफ आ रहा है, तुम आगे की तरफ दे रहे हो, ये पीछे की तरफ आ रहा है। ऐसा नहीं होता है। मतलब जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू है, लेट्स से उसका मैक्सिमम वैल्यू 10 है, बट तुमने कितना लगाया? 5 लगाया, तो वो 5 ही लगाएगा हमेशा। 7 लगा, 7 ही लगाएगा हमेशा। 10 लगाया तब जाके वो 10 लगाएगा। लेकिन 10 से ज्यादा लगा दिया ना, वो बोलेगा मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, अभी तो तुम मोशन में आ गए ना, क्योंकि 10 तक वो बैलेंस कर पाता है। 10 से थोड़ा भी ज्यादा लगा दोगे तो बॉडी क्या आ जाएगा, तो थोड़ा भी ज्यादा लगा दिया तो फ्रिज आगे चला, तो फ्रिज आगे चला मतलब अभी स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेगा मेरा बाय बाय, मेरा काम का नहीं है अभी, अभी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेगा अरे मैं हूं। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे, जो कि कांस्टेंट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बट तुम्हें इतना बात आई होप समझ आ गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, वो सेल्फ एडजस्टिंग है, क्योंकि देखो वैल्यू को चेंज कर रहा है। लेकिन उसका जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो डायरेक्ट नहीं लगता कि 10 लगा दूंगा मैं। उसका मैक्सिमम वैल्यू 10 है तो हम नहीं बोलेगा कि मैं 10 लगा दूंगा, नहीं, वो बोलेगा तुम लगाओ पहले। तुम कितना लगाया? 1, तो मैं भी लगाऊंगा 1। तुमने लगाया 2 तो मैं भी लगाया 2। तुमने लगाया 9.99 तो उसने भी लगाया 9.99। तुमने लगाया 10 तो उसने भी लगाया 10। तुमने लगाया 10 से थोड़ा ज्यादा, ये बोला कि मुझसे नहीं होगा और अभी आएगा मेरा भाई काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि तुम मोशन में आ गए ना, क्योंकि 10 तक ही उसका मैक्सिमम वैल्यू था, उससे ज्यादा लगा दोगे तो बॉन्ड्स वगैरह टूट गया और आगे चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ आ गया कि स्टैटिक क्या है। अगर स्टैटिक समझ आ गया तो इधर पे लिमिटिंग तुम देख सकते हो। देखो ये सब डेफिनेशन तुम आराम से लिख सकते हो, ये डेफिनेशन से सब कुछ बोल रहा हूं ना मैं। तो इसका एक वैल्यू है, क्योंकि देखो ये जो 10 आया था ना, अभी जो एग्जांपल का 10 आया था तुम्हारा, क्या 10 आया था? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का सिर्फ हमने एक नाम दे दिया बस, और कुछ नहीं। ये जो मैक्सिमम 10 आया था ना, उसका एक नाम दे दिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या दे दिया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का एक नाम दे दिया, जिसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हो, या तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते हो, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते हो। लेकिन ये जो एक, ये भी तो तुम्हारा मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम तुम निकाल सकते हो, तुम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं निकाल सकते हो, बट मैक्सिमम जो 10 आया था ना वो निकाल सकते कि 10 कैसे आया। ठीक है, मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। और लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का एक क्या है? एफ एस मैक्स से इसको तुम डिनोट कर सकते हो। ठीक है, एफ एस मैक्स से उसको डिनोट कर सकते हो, और वो जितना भी आता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। मतलब कोई भी बॉडी अगर इधर पे देखोगे ना तो इसका नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल लगता है। तो इसका वेट जितना ज्यादा होगा नॉर्मल उतना ज्यादा होगा। ठीक है, वेट जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड्स के बीच में क्या होगा? उतना स्ट्रेंथ होगा। तो बॉन्ड्स के बीच में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, जितना तुम्हारा वेट होगा उतना उनके बीच का जो कनेक्शन है वो पक्का होगा, और जितना कनेक्शन पक्का होगा उतना ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन भी उतना ही ज्यादा लगा पाएगा। तुमने जब फोर्स लगाया तब ऑपोजिट में वो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएगा। तो इसका मतलब जितना नॉर्मल ज्यादा होगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा? एफ एस मैक्स भी ज्यादा होगा। और इसका एक फॉर्मूला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, स्टैटिक फ्रिक्शन का नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है वो आता है तुम्हारा, इधर पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने से एक इधर पे कांस्टेंट आता है जिसका नाम है म्यू।
इसका नाम है म्यू एस। क्या नाम है इसका? म्यू एस। इसका नाम क्या है? म्यू एस। सर ये म्यू एस क्या है? इट इज अ कांस्टेंट, ये सरफेस में डिपेंड करता है, ठीक है, ये सरफेस में डिपेंड करता है। और म्यू एस का मतलब ये होता है, म्यू एस का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड करने में मदद करता है और कुछ नहीं। जैसे कि एग्जांपल, ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू, एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझना अच्छे से। और ये किस पे डिपेंड करता है? मैंने बताया था, डिपेंड्स ऑन सरफेस, डिपेंड्स ऑन सरफेस, ठीक है। राफ सरफेस, ज्यादा राफ है क्या, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसका वैल्यू भी अगर तुम देखोगे ना तो 0 एंड 1 के बीच में होता है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं होता है, 0 1 के बीच में होता है। 0 का मतलब स्मूथ सरफेस, 1 का मतलब ज्यादा रफ सरफेस, ठीक है। तो अभी देखना, तो मैंने क्या किया, ये एक सरफेस है जिसका म्यू एस मैंने तुम्हें दे दिया 0.2 है, कितना है? 0.2 है। और ये तुम्हारा 10 kg का है, तो नीचे कितना लगेगा? 100 न्यूटन लगेगा पक्का, mg होता है। और ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा पक्का। तो नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा? 100। नॉर्मल का वैल्यू कितना आएगा? 100 न्यूटन। नॉर्मल का वैल्यू हो गया 100 न्यूटन। तो क्या तुम मैक्सिमम फोर्स बता सकते हो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बता सकते हो, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन बता सकते हो क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। कितना होता है? म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस दिया है 0.2 और ये आया है हमारे पास 100, आया है या नहीं है वो बता दो मुझे। तो ये आ रहा है 20 न्यूटन, कितना आ रहा है? 20 न्यूटन। ये कितना आ रहा है? 20 न्यूटन आ रहा है। तो मतलब ये समझना भी, समझना, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसके साथ कोई फ्रिक्शन का लेना देना नहीं है, ये मैक्सिमम है। बस चेक करना कि मैक्सिमम इतना हो सकता है, ये हमेशा नहीं होगा कि मैक्सिमम इतना हो सकता है। जैसे मैंने इधर पे लगाया 2 न्यूटन, तो मुझे बताओ फ्रिक्शन अभी कितना होगा? बताओ बताओ बताओ, इधर इधर टेबल बनाते। मैंने अभी कितना कितना इधर पे लगाया, कितना अप्लाई किया? चलो, मैंने कितना अप्लाई किया? मैंने अप्लाई किया तुम्हारा, मैंने कितना अप्लाई किया बोलो? मैंने अप्लाई किया तुम्हारा ये एफ अप्लाइड, ठीक है। और ये फ्रिक्शन मैंने सबसे पहले 2 न्यूटन लगाया, मैंने देखा कि ये तो मूव करने का नाम ही नहीं दे रहा, तो मतलब इधर पे जो फ्रिक्शन एफ एस जो लगेगा वो एफ एस अभी लगेगा ना, वो एफ एस लगेगा तुम्हारा, एफ एस का वैल्यू अभी भी 2 न्यूटन होगा। कोई कोई बोलता है सर इधर पे 2 लगाया तो सर फ्रिक्शन कितना लगेगा? 20। नहीं भाई, 20 तो मैक्सिमम है, 20 तो मैक्सिमम लग सकता है, अभी थोड़ी 20 लगेगा। अभी तो तुमने 2 लगाया, ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अभी तुमने 2 लगाया तो इधर 20 कैसे लग सकता है? मतलब तुमने 2 लगाया इधर 20, तो तुमने इधर फोर्स लगाया, ये बॉडी उधर जा रहा है, ऐसा होगा क्या कभी? तुमने 2 लगाया, इधर 20 लगने से तो इस तरफ जाएगा ना, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब ये हुआ ना कि तुमने इधर पे 2 लगाया, इधर 20 नहीं लगेगा, क्योंकि ये अभी भी रेस्ट में है। इसको चलाने के लिए मैक्सिमम 20 देना पड़ेगा तुम्हें, तो जाके वो चलना स्टार्ट होगा। मतलब ये दोनों अभी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, मतलब 2 ही लगेगा। तुमने 2 लगाया तो उसने 2 लगाया, ठीक है। फिर तुम्हें मन क्या, अरे इतना में तो हो नहीं रहा है, तो चलो अभी मैं लगा लेता हूँ 9 न्यूटन। तो उसने भी बोला अरे मेरे पास कितना है, मेरे पास 20 है ना, मैं 20 तक जा सकता हूँ ना, तो भी मैं भी 9 लगाऊंगा ताकि ये रेस्ट में रहे, ठीक है। फिर तुमने बोला अरे 15 न्यूटन लगा के देखते हैं, चलो ये फिर भी मूव नहीं कर रहा है, तो उसने भी बोला अरे मेरे पास 20 है ना मैक्सिमम, तो 15 लगा लेते हैं ना, तो अभी भी ये रेस्ट में है। लेकिन जब तुमने 19.9 लगाया, तब तुम्हें भी पता चल गया अरे थोड़ा और लगाने से ये भी अभी 19.9 ही लगा रहा है, अभी भी रेस्ट में है। लेकिन जब तुमने 20 लगा दिया, तब इसने भी 20 लगाया, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर अगर तुमने अगर 20.01 भी लगा दिया ना, तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, और तब लिमिटिंग क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। मतलब यही तुम्हारा है मैक्स, यही तुम्हारा है ना मैक्स, यही तो है मैक्स। तो मैक्स तक ही तुम्हारा क्या हो सकता है, मैक्सिमम तक ही तुम्हारा क्या हो सकता है, फ्रिक्शन लग सकता है। इधर से हमें समझ आ रहा है कि एफ जितना अप्लाई मैंने किया उतना ही तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है, इतना ही तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है, उससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं होता है।
और लास्ट में जब तुमने इधर से 20 अप्लाई कर दिया तो इसने भी 20 अप्लाई कर दिया इधर, तब अभी भी ये रेस्ट में ही बोल सकते हो तुम। मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता हो कि ये रेस्ट में रहे, तो मैक्सिमम 20 न्यूटन लगा सकते हो ताकि ये रेस्ट में रहे, क्योंकि तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ना वो 20 है। तो 20 अगर लगाओगे तुम तो वो भी तुम्हारे ऑपोजिट में 20 लगाएगा और तुम रेस्ट में रहोगे। लेकिन 20.1 अगर लगा दोगे ना तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन में चला जाएगा, क्योंकि ये मोशन में आ जाएगा और ये काइनेटिक फ्रिक्शन में चला जाएगा। 20 से ज्यादा लग ही नहीं सकता है बॉडी पे। तुम सोच रहे हो कि इधर पे 21, अगर 21 न्यूटन लगा दूंगा तो क्या ये 21 लगा सकता है? क्या इधर 21 लिखूंगा क्या ये 21 होने से इधर 20 नहीं, क्योंकि ये 20 ही लगा सकता है ना। के बाद अगर तुमने और भी फोर्स अप्लाई किया तो वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, वो काइनेटिक का डिपार्टमेंट में चला जाएगा। तुम्हारा डिपार्टमेंट में इतना ही है कि 20 लगाओ वो 20 देगा, उससे ज्यादा तुम्हारा डिपार्टमेंट में अभी के लिए कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो आगे। ये समझ आ रहा है ना? धीमे धीमे एफ अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्शन। एफ अप्लाइड जितना बढ़ाओगे उतना ही तुम्हारा क्या होगा, वो इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। बट इसका एक सर्टेन वैल्यू है तो वो सर्टेन वैल्यू में जाके ये रुक जाएगा, और उससे भी ज्यादा अगर तुमने फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स लगाया, तो आ जाएगा तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन जब चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो काइनेटिक फ्रिक्शन इतना बार मैंने बोल दिया, तो चलो काइनेटिक फ्रिक्शन को समझते क्या है। तो सबसे पहले मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन बताया। स्टैटिक फ्रिक्शन इनकम्प्लीट है विदाउट लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसलिए मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन समझाया, फिर से वो टेबल बना के समझाया कि फोर्सेस के साथ क्या हो रहा है। और अभी आता है तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन तभी लगता है जब रिलेटिव मोशन में आ जाते हैं दो बॉडी। ठीक है, दो बॉडी अगर रिलेटिव मोशन में है तभी लगेगा। ठीक है, तभी लगेगा उसका काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब एक ये अगर रेस्ट में है, ठीक है, और ये चल रहा है ये मोशन में, तो ही तुम्हारा रिलेटिव मोशन होगा ना। ये मोशन में है मतलब ये चल रहा है, ठीक है, तो ही तुम्हारे पास क्या आ गया, रिलेटिव मोशन। ये मोशन में है मतलब ये क्या हो गया, रिलेटिव मोशन है। तो रिलेटिव मोशन अगर है तो तुम्हारे पास क्या लगने वाला है, रिलेटिव मोशन। या तो मैं बोल सकता हूँ मूव हो रहा है, बॉडी क्या है, बॉडी मोशन में है, बॉडी मोशन में है। रिलेटिव मोशन है मतलब बॉडी एक के रेस्पेक्ट में दूसरा मोशन में है, बॉडी इज इन मोशन। तो बॉडी अगर मोशन में है, बॉडी अगर मोशन में है तो हमेशा कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, तो हमेशा जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन लगता है इसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या नाम है इसका, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये तुम्हें याद रखना है कि बॉडी अभी मोशन में है क्या। यस, बॉडी मोशन में तो काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, लग गया काइनेटिक फ्रिक्शन। अब चलो बनाते। तो इसको मैंने क्या क्या लिया था, याद है क्या? इसको मैंने लिया था तुम्हारा म्यू, मैंने कितना लिया था, म्यू एस मैंने लिया था, म्यू एस मैंने लिया था 0.2 लिया था। अब सुनो कहानी, आगे सुनो। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, इट इज नॉट सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है, इसका एक वैल्यू होता है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन भी, क्योंकि ये चल रहा है ना, तो इसका कुछ मास वगैरह होगा। कितना मास था इसका, मास लेट से 10 kg है। ठीक है, इसका मास होगा तो नॉर्मल आएगा, तो इसका वेट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब नॉर्मल बोल सकता हूँ, नॉर्मल हमेशा वेट ही नहीं होगा, नॉर्मल इंक्लाइन में होगा तो कुछ अलग होगा ना। तो इसलिए मैं वेट हमेशा नहीं बता रहा हूँ, बट तुम समझ जाओ कि नॉर्मल जितना ज्यादा सरफेस को जितना ज्यादा तुम पुश करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो एफ के को अगर तुम फिर से लिखोगे तो तुम इधर पे एक कांस्टेंट ला सकते हो जिसका नाम है म्यू के। सर म्यू के और म्यू एस अलग अलग है? यस, म्यू के और म्यू एस अलग अलग है। ज्यादातर तुम्हारे बुक में एक ही म्यू दिया रहता है, इसलिए हम लोग दोनों को बराबर मान लेते हैं। इफ नॉट गिवन तो बराबर मानना पड़ेगा, लेकिन दोनों अलग अलग है। और म्यू के का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, इधर पे और भी बातें हैं, उसके बाद हम लोग काइनेटिक को स्टार्ट कर सकते हैं। इधर पे ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो म्यू एस है ना, वो हमेशा ज्यादा, ठीक है, होता है तुम्हारा म्यू के से। बट अकॉर्डिंग टू बुक अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग इक्वल ले लेते। मतलब हमेशा एफ एस मैक्स जो होगा ना, वो हमेशा ज्यादा होगा काइनेटिक से। एफ के से हमेशा एफ मैक्स ज्यादा होता है। अरे ये क्या हो गया, देखो 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये क्या हो गया सर? अच्छा, पहली बात तो सर म्यू एस ज्यादा क्यों हो गया म्यू के से? म्यू के का वैल्यू हमेशा कम होगा। मतलब इधर पे अगर मुझे म्यू के अगर ऐड करना है ना, तो म्यू के का वैल्यू इससे ज्यादा लिख ही नहीं सकता हूं। म्यू 1 0.1 लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो सुनो, इसका मतलब ये है
जब इनिशियली तुम जब फोर्स लगाते हो ना, तो बॉन्ड्स को क्या करना पड़ता है, तुम्हें बहुत मेहनत करके तोड़ना पड़ता है बॉन्ड्स को तोड़ोगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा तो ही क्या होगा, तुम्हारा बॉडी आगे जाएगा। ठीक है, समझ आ गया इतना बात। लेकिन एक बार अगर टूट गया, उसके बाद मोशन में आ गया बॉडी, ठीक है, किसी भी चीज को अगर तुम्हें पता है लाइफ में किसी भी चीज को उल्टा हो गया, तोड़ने में ज्यादा टाइम लग रहा है इस बार, ठीक है, जोड़ने में ज्यादा टाइम लगता है एक्चुअली। इस बार देखो बॉन्ड्स को मुझे तोड़ने में, जब ये रेस्ट में था तब तोड़ने में टाइम लगा, ठीक है। जब चल जाएगा ना बॉडी, एक बार अगर बॉडी चल गया तो आराम आराम से वो चल सकता है, तब जो फ्रिक्शन लगेगा वो कम लगता है। याद रखना, स्टैटिक जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, वही सबसे ज्यादा बॉडी पे लग सकता है, क्योंकि उसके बाद जब चल जाएगा ना, चलने के बाद जब एक बार बॉडी चल गया, चलने के बाद जो भी फ्रिक्शन लगता है जिसका नाम काइनेटिक है, वो हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू था स्टैटिक का या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो था उससे हमेशा थोड़ा होने से भी कम ही लगता है हमेशा, क्योंकि वो चल गया, अभी आराम है, थोड़ा कम लगेगा फ्रिक्शन। लेकिन इनिशियली जब रेस्ट में था, जब हमें तोड़ना था, तब बहुत मेहनत करना पड़ रहा था, तब जाके तुम्हारा क्या हुआ था, बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ रहा था, तब तुम्हारा क्या हुआ था, जो भी तुम्हारा लिमिटिंग है या तो मैक्सिमम वैल्यू है, तब बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है। उससे कम ही लगेगा जब चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने ये तुम्हें बताया कि अगर मैंने इधर पे, याद है क्या, मैंने इधर पे 20 न्यूटन लगाया था, देखो और एक सिचुएशन बना रहा हूं फिर से, ये 10 kg का था, ठीक है, और ये एक सरफेस में था, इस सरफेस का म्यू एस था 0.2 और मैंने 20 न्यूटन लगाया था, और मुझे बताओ क्या ये बॉडी मूव करेगा? नहीं, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम था वो भी 20 था। सबसे पहले मैक्सिमम निकाल लेना तुम्हारा काम होगा किसी भी क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे फास्ट, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, वी विल कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ एस मैक्स। सबसे पहले हमें एफ एक्स मैक्स को कैलकुलेट करना है सबसे पहले, ठीक है। और जब तुम्हें म्यू के भी दिया जाएगा, म्यू के भी कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने में कुछ जाता नहीं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या ये क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया, एफ एस मैक्स। और एफ एस मैक्स पहले क्वेश्चन से हमें पता है कि कितना आता है, एफ एस मैक्स को म्यू इंटू एन करना होता है, एन इधर पे 100 आएगा, म्यू तुम्हारा 0.2 है, तो इंटू करो, इंटू करने से कितना आ जाएगा, इंटू करने से तुम्हें मिल जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। तो तुमने 20 लगाया तो इसने भी कितना माना कि अच्छा 20 लगाया ना, तो ठीक है मैं भी 20 लगाऊंगा, और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ये बॉडी अभी किस में है, बॉडी इज एट रेस्ट। ये आई होप तुम्हें सिंपल बात समझ आ गया होगा। लेकिन अभी सुनो, अभी यही 10 kg है, यही सरफेस है, इसमें म्यू एस दिया हुआ है सेम 0.2, बट इसमें म्यू के भी दिया हुआ है, मतलब चल भी सकता है, ऐसा बता रहा है कि अगर चल रहा है तो म्यू के लो, ठीक है। अभी सुनो, और इधर पे मैंने 25 न्यूटन लगा दिया इस बार मैंने कितना अप्लाई किया, 25 न्यूटन। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हें एफ एस मैक्स निकालना है, एफ एक्स मैक्स निकालो, कितना आएगा, म्यू एस इंटू एन। इधर पे म्यू एस कितना है 0.2 और एन कितना है 100, एन कितना है 100 ही तो है, और भाई एन कितना होगा, इधर एन इधर पे कितना होगा, 100 ही तो होगा, 100 न्यूटन ही तो होगा, ठीक है। तो इसको अगर इंटू करोगे तो आ जाएगा 20 न्यूटन। तो तुम्हारा जो एफ एस मैक्स जो लग सकता है वो 20 न्यूटन, बट तुमने कितना लगाया 25 न्यूटन, मतलब एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स। इसका मतलब ये हो गया ना कि बॉडी विल मूव, बॉडी अभी क्या होगा, मूव करेगा, क्योंकि इस बार मैक्सिमम से ज्यादा तुमने अप्लाई कर दिया, तो बॉडी विल मूव। और अगर बॉडी मूव हो रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, तो लगेगा एफ के, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, तब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन अभी लगना स्टार्ट होगा। और अभी अगर किसी ने तुम्हें फ्रिक्शन पूछ लिया ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का आंसर देना है तुम्हें। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगता है भाई, बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगता है, म्यू के इंटू एन। तो ये 20 वगैरह भी भूल जाना, 20 तो सिर्फ चेक करने के लिए कि 20 से ज्यादा लग रहा है, यस 20 से ज्यादा लग रहा है मतलब चलेगा, और अगर ये चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू के इंटू एन, म्यू के है 0.1 और एन कितना है, एन है 100, तो मतलब 10 लगने वाला है। तो मैंने तुम्हें हमेशा बताया था कि जो तुम्हारा एफ मैक्सिमम है वो हमेशा एफ के से ज्यादा होगा।
इधर पे देखो जो एफ मैक्सिमम है वो कितना है 20 है, लेकिन अभी क्योंकि ये मूव हो रहा है तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है 10। फ्रिक्शन कितना लग रहा है 10, कौन सा वाला, काइनेटिक, कौन सा वाला लग रहा है, काइनेटिक वाला लग रहा है। तो काइनेटिक हमेशा क्या होता है, कम होता है तुम्हारा एफ एस मैक्सिमम से। अगर म्यू के अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमेशा म्यू के और म्यू एस को इक्वल मान लेते हैं हम लोग, बट ये कहानी है, इसको अच्छे से नोट करना। फिर हम लोग क्या बनाएंगे, इसका एक ग्राफ बनाएंगे और हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे और समझ जाएंगे आराम से, इसको समझ सकते हो। मैंने पहले 20 लगाया तो उसने भी 20 लगा दिया क्योंकि उसके पास था तो लगा लिया। उसके बाद मैंने 25 लगाया बट उसके पास मैक्सिमम था 20, तो 25 कैसे लगाएगा। तो इसलिए इसने बोला कि ठीक है भाई, अभी तो तुम मूव कर जाओगे ना, तो मेरा डिपार्टमेंट में नहीं आते हो तुम, अभी तुम मूव कर रहे हो ना तो मेरा डिपार्टमेंट में नहीं आते हो। अगर मेरा डिपार्टमेंट में नहीं आते हो तो किसका डिपार्टमेंट में आते हो, तो अभी आते हो तुम काइनेटिक फ्रिक्शन का डिपार्टमेंट में। और काइनेटिक फ्रिक्शन बताता है कि मेरा जो वैल्यू है ना वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर तुम मूव कर रहे हो तो मेरा डिपार्टमेंट का वैल्यू मैं डिसाइड करता हूं, म्यू के इंटू एन। और म्यू के बताता है कि मैं कभी म्यू एस से ज्यादा नहीं होता हूं, मैं हमेशा म्यू एस से कम ही होता हूं। कितना होता हूं, उसका अगर 0.2 है तो मेरा कितना दिया है 0.1, तो मेरा 0.1 लेके सॉल्व करो, तो 0.1 इंटू 100 दैट इज म्यू के इंटू एन कर दिया, तो आंसर आया 10। तो उसने बोला ठीक है, अभी क्योंकि मैं मोशन में हूं तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा 10 न्यूटन लगेगा। मतलब इस डायग्राम में इधर पे एक 10 न्यूटन लग रहा है, तो कभी कभी इसका एक्सेलरेशन कोई कोई लोग पूछ लेते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन आराम से बता देना, क्योंकि 25 आगे लग रहा है और 10 पीछे लग रहा है, तो नेट कितना लग रहा है 15 न्यूटन लग रहा है। देखो 25 तुमने आगे लगाया और 10 पीछे लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन, और 15 और क्योंकि उसका 15 न्यूटन हो गया नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है 10, तो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस, पहले एक ग्राफ बनाएंगे उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो देखना इसका अभी जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब हम लोग पैदल चलते हैं ना कोई भी सरफेस में, ठीक है, कोई भी सरफेस में अगर तुम चल रहे हो, ठीक है, ये रफ सरफेस है, स्मूथ नहीं है, ये क्या है, ये रफ सरफेस है। अगर तुम एक रफ सरफेस में वॉक कर रहे हो तो रफ सरफेस का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो होगा, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के, ठीक है। तो तुम अगर आगे चल रहे हो तो क्या तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा जो नॉर्मल है वो तो ऊपर की तरफ है, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऊपर होगा, और तुम्हारा जो भी मास होगा उसके लिए जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा। ये बात सही है कि नहीं, मतलब तुम इक्विलिब्रियम में हो, वर्टिकली वर्टिकली तुम इक्विलिब्रियम में हो, वर्टिकली इक्विलिब्रियम में हो, पर तुम तो आगे जा रहे हो, मतलब हॉरिजॉन्टली तुम इक्विलिब्रियम में नहीं हो क्योंकि तुम्हारा मोशन होगा। तो बात यह है कि फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में लगेगा या फ्रिक्शन आगे के डायरेक्शन में लगेगा, वही हमें इधर पे निकलना है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पीछे रहता है या आगे रहता है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो व्हाइल वॉकिंग हमेशा याद रखना कि जो फ्रिक्शन है ना वो हमेशा आगे की तरफ लगेगा। मतलब मैं ये देखना है, तुम बोलोगे सर हम तो आगे जाते तो फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए, बॉडी जो भी तुम्हारा मास है वो आगे के डायरेक्शन में जाता है, मतलब जो मोशन हो रहा है वो फॉरवर्ड हो रहा है, जो मोशन हो रहा है वो फॉरवर्ड हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू यू अगर मोशन फॉरवर्ड हो रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है मोशन को, तो मतलब फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में लगना चाहिए, यही तो तुम्हारा मतलब हुआ। लेकिन हमें पता है बॉडी मोशन फॉरवर्ड कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में लगेगा। हमें यह पता है फ्रिक्शन लगता है कांटेक्ट में, फ्रिक्शन कहां पे एक्ट होता है, एक्ट कहां पे, कांटेक्ट, दोनों के बीच का कांटेक्ट में, मतलब सरफेस में देखना पड़ेगा हमें, क्या देखना पड़ेगा सरफेस। और तुम चल रहे हो ना तो सरफेस एंड कांटेक्ट इधर पे कौन कौन है, कौन कौन कांटेक्ट में है, सरफेस जो तुम ग्राउंड में चल रहे हो, और साथ में तुम्हारा तुम बोल सकते हो फुट, या तो चप्पल पहने हो तो शू पहने हो तो जो भी चीज है, ठीक है, शू, शू और तुम्हारा सरफेस क्या है इधर पे, शू और सरफेस तुम्हारा कांटेक्ट में है, तो उनका कांटेक्ट का तुम्हें क्या देखना है, उनका जो कांटेक्ट है उसका रिलेटिव मोशन देखना है। तो उनका रिलेटिव मोशन, इनका रिलेटिव मोशन हमेशा शू सरफेस को
उनका जो रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन, उनका जो रिलेटिव मोशन होगा वो हमेशा पीछे के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि तुम जब शू से क्या करोगे, सरफेस में जो भी फोर्स दोगे, ठीक है, उसके वजह से फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, क्योंकि तुम पीछे की तरफ उसको क्या कर रहे हो, मतलब सरफेस तुम्हें फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाएगा, तुम सरफेस को पीछे की तरफ क्या कर रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो, जिसके वजह से सरफेस तुम्हें आगे की तरफ भेजना चाहता है। तो इसका मतलब जो रिलेटिव मोशन है वो एक्चुअली बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, जो रिलेटिव मोशन में है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। अगर रिलेटिव मोशन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा, फ्रिक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन एक्ट्स क्या हो जाएगा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा क्या होगा, फ्रिक्शन एक्ट होगा हमेशा। ठीक है, ये बात था, तुम्हें पता होना चाहिए। अब और एक चीज आता है कि क्या ये फ्रिक्शन जो एक्ट हुआ, फ्रिक्शन एक्ट हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें बॉडी को नहीं देखना है, बॉडी का मोशन नहीं देखना है, हमें देखना है कि दो सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट है उसका रिलेटिव मोशन किस तरफ है। वो रिलेटिव मोशन अगर पीछे की तरफ है तो सामने की तरफ तुम्हारा फ्रिक्शन लगने वाला है। ठीक है, अच्छा ये हमें समझ आ गया। तो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हुआ, एक्ट हुआ फ्रिक्शन एक्ट हुआ। अब बात ये है, ये जो फ्रिक्शन है उसका टाइप क्या है, कौन सा टाइप का फ्रिक्शन लगा, ये टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो हमेशा याद रखना ये जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन आता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। इधर पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, इधर पे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जो दोनों सरफेस है ना, जो सरफेस कांटेक्ट में है, सरफेस जो कांटेक्ट में है उसके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रहा है, या तो मोशन में नहीं है। क्या बोल सकते हो, जो सरफेस कांटेक्ट में है, ठीक है, जो सरफेस कांटेक्ट में है वो मूव नहीं कर रहा है, जो सरफेस कांटेक्ट में है वो मूव नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है। तो मतलब काइनेटिक तो होगा नहीं। दे टेंड टू मूव, दे टेंड टू मूव बट दे आर नॉट एक्चुअली मूविंग, जो कांटेक्ट में है, ठीक है, घिस नहीं रहा है ऐसे। अगर घिसेगा तो ही काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, मतलब इसके ऊपर चल गया, ऐसा नहीं हो रहा है, चलना चाहता है और उसके बाद तुम्हारा पैर फिर ऊपर चला जाता है, फिर दूसरा स्टेप लेते हो, फिर चलना जाता है बट ऊपर आ जाता है, फिर दूसरा स्टेप लेते हो, ऐसा ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे ऐसे करके, मतलब तुम्हारा जो चप्पल है वो हमेशा घिस घिस के तुम आगे जा रहे हो, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता। तो मतलब इधर पे जो लगेगा वो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सब तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये सब बातें मैंने इधर पे तुम्हें बता दिया। ठीक है ना, समझ आया बात। फिर आगे देखो, आगे हमें देखना है कि फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच का ग्राफ देखना है, साथ में एग्जांपल के साथ। ठीक है, एग्जांपल के साथ देखेंगे। मैंने तुम्हें यह बताया इधर पे कि इधर पे मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया, ठीक है, इधर पे मैंने अप्लाइड फोर्स बताया तुम्हें, और इधर पे मैंने तुम्हें बताया कि टाइप, कौन सा टाइप का फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक होगा, स्टैटिक होगा, लिमिटिंग होगा। ठीक है, और इधर पे मैंने लिखा फ्रिक्शन। ठीक है, ये मैं एक क्या बना रहा हूं इधर पे, ग्राफ के लिए मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं। इधर एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है इसको। तो देखो, तो इधर पे देखना क्या हो रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मैं तुम्हें यह डिफाइन कर दूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। क्या मैं डिफाइन कर दूंगा तुम्हें इधर पे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, सब कुछ डिफाइन कर देता हूं मैं इधर। देखो, मैंने ये बता दिया कि ये 10 kg का है,
मैंने ये बता दिया, ये जो सरफेस जिसके साथ ये कांटेक्ट में है, इसका म्यू एस जो है वो 0.2 है, और म्यू के जो है वो 0.015 है। ठीक है, ये दोनों चीज मैंने बता दिया। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स है, इसका वैल्यू मैं अभी चेंज करते जाऊंगा। ठीक है, ये जो अप्लाइड फोर्स है इसका वैल्यू मैं अभी चेंज करते जाऊंगा, और टाइप मुझे बताना है, और मुझे फ्रिक्शन का वैल्यू बताना है। फ्रिक्शन का वैल्यू एफ। सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, सबसे पहले हमें इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लेना होता है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकाल के रख दो। तो देखो, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल, और ये हो गया तुम्हारा mg करने से हमें इधर पे 100 मिल जाएगा। देखो 10 इंटू जी तो 100 ये तो आ जाएगा। तो नॉर्मल जो आ जाएगा हमारा, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 100 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन अगर 100 न्यूटन आ रहा है तो क्या तुम इधर पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकते हो, मतलब एफएस मैक्स निकाल सकते हो क्या? एफएस मैक्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा, एफएस मैक्स आ जाएगा म्यू एस इंटू एन आ जाएगा। म्यू एस कितना है इधर पे, तो 0.2 है, और एन का वैल्यू कितना है, 100 है, तो ये आ गया 20 न्यूटन। ठीक है, उसी तरह एफ के भी निकाल के रख दो, कभी ना कभी आएगा जरूरत। तो म्यू के है तुम्हारे पास 0.15, और ये है तुम्हारा 100, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15 न्यूटन। अभी समझना बात, कि ये जो एफ है ना, अप्लाइड फोर्स है, उसको हम लोग स्टार्ट करते, चलो इधर से, कहानी इधर से स्टार्ट करते, कि जो मैंने अप्लाई किया वो मैंने 5 न्यूटन से स्टार्ट किया। मुझे बताओ, अगर मैंने इधर पे 5 न्यूटन अप्लाई किया तो जो फ्रिक्शन इधर पे लगेगा वो कितना लगेगा? तो सबसे पहली बात, कौन सा टाइप का फ्रिक्शन लगेगा? तो आई होप अभी तुम्हें समझ आ गया होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। सर क्या लगने वाला है? स्टैटिक फ्रिक्शन। सर ऐसा क्यों? स्टैटिक फ्रिक्शन ही क्यों लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन ही क्यों लगेगा इधर पे? स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए लगेगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 20 है, तो तुमने इधर पे कितना लगाया, 5, तो ये मूव तो नहीं करेगा, तो ये रेस्ट में रहेगा, और रेस्ट में अगर रहेगा तो क्या लगने वाला है, रेस्ट में रहने से स्टैटिक फ्रिक्शन। और तुम्हें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन, इधर से 5 लगाओगे तो ये भी 5 लगेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम 20 लग सकता है, तो इधर पे कितना लगाओगे, 5 न्यूटन ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको 8 न्यूटन दे दिया। कितना दे दिया? 8 न्यूटन दे दिया। तो जब इसको 8 दोगे ना, उसके पास तो मैक्सिमम 20 है, तो 8 दोगे तो वो बोलेगा अभी भी मैं रेस्ट में रहूंगा, तो अभी भी क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगने वाला है। अभी भी क्या लगने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगने वाला है। अभी भी ये रेस्ट में ही रहने वाला है, और जो फ्रिक्शन होगा ना वो 8 न्यूटन ही लगने वाला है। ठीक है, 8 तुमने लगाया, 8 पीछे से लग रहा है ताकि ये रेस्ट में हो जाए। जब तुमने इसको 15 न्यूटन कर दिया, कितना कर दिया, 15 न्यूटन, तब इसने बोला कि अभी मेरे पास तो 20 लग सकता है, मैक्सिमम कितना है, 20 है, मैं 20 लग सकता हूं, बट अभी ये लोग 15 लगा रहे, तो ये बोलेगा ठीक है मैं अभी भी रेस्ट में रहूंगा, तो मतलब अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगने वाला है, तो ये अभी भी रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो अभी भी जो फ्रिक्शन होगा तुम्हारा पीछे की तरफ, वो होगा 15 न्यूटन। ठीक है, फिर हमने बोला कि नहीं चलो इसको 19.9 न्यूटन दे देते, तो उसने बोला मेरे पास तो मैक्सिमम 20 है, मैक्सिमम कितना है मेरे पास, 20 है, तो मैं तो अभी भी 19.9 ही लगूंगा, क्योंकि 20 तो आया नहीं, तो मतलब ये अभी भी स्टैटिक ही लगने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगने वाला है, और अभी भी रेस्ट में है। ठीक है, और अभी भी कितना लगने वाला है, 19.9 न्यूटन ही लगने वाला है। ठीक है, और उसके बाद हमने 20 न्यूटन दे दिया, उसके बाद हमने क्या दे दिया, 20 न्यूटन दे दिया, तो 20 न्यूटन देने से ये भी 20 न्यूटन दे देगा, मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लग गया, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है इसका, और लिमिटिंग फ्रिक्शन में भी क्या होगा, ये अभी भी रेस्ट में ही रहने वाला है। ठीक है, और इधर पे 20 न्यूटन लग जाएगा पूरा। लेकिन 20 से अगर थोड़ा भी तुमने ज्यादा दे दिया, लेट्स से 21 न्यूटन, थोड़ा मतलब 20.11 देने से भी चल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स तुम 20 दे सकते हो ताकि ये रेस्ट में रहे। ठीक है, रेस्ट में रहने के लिए तुम 20 दे सकते हो, या तो उल्टा भी बोल सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम फोर्स इसमें कितना अप्लाई करोगे ताकि ये मूव करना स्टार्ट हो जाए, तो भी आंसर 20 ही होगा। देखो दोनों चीज इधर पे वैलिड है कि मैक्सिमम फोर्स
मैं इस पे कितना लगाऊं so दैट अभी भी वो रेस्ट में रहे, तो आंसर इज 20। 20 देखो 20 मैक्सिमम लगा दोगे, ये भी पीछे से 20 लगाएगा, ठीक है। और मिनिमम फोर्स में इसमें कितना लगाओ कि ये मोशन में आ जाए, तो भी आंसर कितना होगा 20.001 या तो 21, ठीक है। 20 के बाद कुछ भी, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू भी हम लोग 20 ही मानेंगे कि 20 अगर लगाओगे तो मूव हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू भी हम लोग 20 मानेंगे। ये इधर पे एक थोड़ा सा क्रिटिकल बात है कि मैक्सिमम अगर तुम 20 लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अगर तुम 20 लगाओगे तो भी ये रेस्ट में रहेगा। और अगर क्वेश्चन में देखो दोनों मैक्सिमम मिनिमम दोनों का आंसर सेम ही है। अगर क्वेश्चन में पूछा नहीं नहीं मिनिमम कितना लगाओ, मिनिमम फोर्स कितना लगाओगे ताकि ये मोशन में आ जाए, तो देखो 20 के बाद में तुम कुछ भी फोर्स लगाओ तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो हमने बोला कि 20 के बाद में कुछ भी वैल्यू ले सकते, 20, 20.1 कुछ भी ले सकते, तो इसलिए हमने माना ठीक है 20 को ही सेट कर देते कि 20, अगर क्वेश्चन में पूछा है कि मिनिमम कितना फोर्स लगाओ कि ये मोशन में आ जाए तो भी आंसर 20 बताएंगे, और मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता हूं तो भी ये रेस्ट में रहेगा तो भी आंसर 20 होगा। बोलो समझ आया? ये बात लिख के रखो, मैं जो बोल रहा हूं अभी कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगाओ, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हेयर, हेयर मतलब इस ब्लॉक में, सो दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो आंसर इज 20। 20 लगा सकते हो मैक्सिमम, अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम, तो भी ब्लॉक किस में रहेगा, रेस्ट में। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, सो दैट ब्लॉक कैन हैव अ मोशन, या तो ब्लॉक इज इन मोशन। कितना मैक्सिमम फोर्स, कितना मिनिमम फोर्स लगाओगे, कितना मिनिमम लगाओ कि ये मोशन में आ जाए, तो भी आंसर 20 आएगा, ठीक है। दोनों का आंसर इधर पे 20 है, इसको नोट करके रखना, ठीक है। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, तो एग्जाम में कौन सा पूछा है वो देख लेना। अगर मैक्सिमम पूछा तो भी तुम्हें लिमिटिंग ही बताना इधर पे, और अगर तुम्हें पूछा है कि ये मूव हो रहा है तो मिनिमम बताओ, तो मिनिमम होने से भी तुम्हारा आंसर तो 20 ही आने वाला है। लेकिन मैंने इधर पे 21 लगा दिया, देखा क्या तुमने, मैंने इधर पे 21 लगा दिया, तो उसने बोला कि मैं तो 21 मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो 20 है, तो मतलब ये बॉडी अभी अभी क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, और मोशन में आने से ही क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर चला जाएगा। तो ये बॉडी अभी मोशन में होगा, ये बॉडी अभी क्या होगा, मोशन में होगा, और इसमें लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और एफ के जो होता है, एफ के लगता है, देखो ये 15 न्यूटन लगता है, एफ के कितना लगता है, 15 न्यूटन लगता है। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ना, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमेशा 15 लगेगा। अभी तुमने अगर अभी नेक्स्ट केस में अगर तुमने इधर पे कितना लगा दिया 22, तो भी काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगने वाला है, 15। तुमने अगर इधर पे 100 लगा दिया, 100 न्यूटन, तुमने इधर पे कितना लगा दिया 100, बट एफ के फिर भी कितना लगने वाला है, 15 ही लगने वाला है। याद रखना ये एक क्या है, कांस्टेंट, ये एक क्या है, कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स, ये एक कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो अभी ग्राफ बना लो, जो इधर पे हमने डिस्कस किया विथ रेस्पेक्ट टू डेट, हम लोग अभी ग्राफ बना लेंगे। ये अप्लाइड फोर्स के लिए एक्सिस बना रहा हूं, ठीक है। उसी तरह मैं इधर पे एक्स एक्सिस को अप्लाइड फोर्स कर देते हैं, ठीक है। एफ अप्लाइड हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस वाला एफ अप्लाइड हो गया, और वाई एक्सिस हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। तो तुम्हें अभी ये बताना है कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो तुम्हें ये पता चल गया कि पहले जो इधर पे अप्लाइड, इधर पे फ्रिक्शन है, इधर पे फ्रिक्शन है, पहले जो इधर पे जब अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स जब जीरो था, जब अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन भी जीरो रहेगा, ठीक है, क्योंकि उधर पे कोई टेंड आया ही नहीं। इफ अ बॉडी टेंड टू मूव, तो कोई टेंडिंग, तो उसके पास कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं आया जिसकी वजह से ये मूव करना चाहता है, तब फ्रिक्शन कितना लगेगा, जीरो। इसलिए इधर से कहानी स्टार्ट होगा, इधर से ऐसे ग्राफ नहीं स्टार्ट होगा, नीचे से पूरा जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट हो गया कहानी, कहां से स्टार्ट हो गया, जीरो से। फिर जैसे जैसे तुम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाओगे ना, वैसे वैसे तुम्हारा ग्राफ क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, ग्राफ बढ़ता जाएगा। देखो जैसे जैसे तुमने अप्लाइड को बढ़ाया,
वैसे वैसे तुम्हारा क्या होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू इंक्रीज होगा। देख लो इधर, एफ एफ अप्लाइड, जितना तुमने इधर पे इंक्रीज किया उतना ही तुम्हारा क्या हुआ है, इधर पे क्या हुआ है, इतना ही तुम्हारा फ्रिक्शन का वैल्यू भी देखो धीमे 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 इंक्रीज हुआ है। और कैसे इंक्रीज हुआ है देख लो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि 5 का 5 आया, 8 का 8 आया, 15 का 15, 19.9 का 19, 20 का 20। तो मतलब पूरा जब एफ का वैल्यू लिमिटिंग में चला गया, मतलब एफ एस मैक्स, जब एफ का वैल्यू, एफ मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू जब एफ मैक्स में चला गया, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसमें चला गया, तब तुम्हें ये पता चला कि अभी देखो एफ अप्लाइड कुछ होगा ना, कुछ तो वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, उसमें कितना था, 20 था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये तुम्हारा मैक्सिमम है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमेशा काइनेटिक लगता है, और काइनेटिक अच्छे से देख लो, एफ के जितना भी लगा वो लेस देन है एफ एस, थोड़ा होने से भी, और एफ के जो भी होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और थोड़ा सा कम होता है, तो कम होता है इसलिए थोड़ा सा नीचे आया, और उसके बाद ऐसे। तो ये होता है तुम्हारा ग्राफ, याद रखना, इधर से थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आता है। और मैंने ये समझाया भी है क्यों ये थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि मैंने समझाया था एक बार अगर चल जाएगा फिर तुम्हारा फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट चलने तक बहुत ज़्यादा तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, और उसके बाद एक बार अगर चल गया तो चल ही गया, तब लगेगा कम फोर्स। तो ये होता है काइनेटिक। ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो रीजन है ना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एफ अप्लाइड तुम जितना लगा रहे हो ना, उतना ही तुम्हारा एफ एस बन रहा है, ठीक है। और इस जगह में क्या हो रहा है कि एफ एस मैक्सिमम हो गया, इट इज म्यू एस, एन से निकालते हैं हम लोग जितना भी आता है, और एफ के हम लोग निकालते म्यू के इंटू एन। बट ये तभी लगेगा जब बॉडी मोशन में होगा। बॉडी मोशन मतलब दो सरफेस जो कांटेक्ट में है वो मोशन में होगा, तभी लगेगा, ठीक है। और ये तभी लगेगा जब बॉडी रेस्ट में होता है। तो सब कहानी इधर पे मैंने तुम्हें अच्छे से दे दिया। अभी हमारे पास आज के लेक्चर में क्या बाकी है, आज के लेक्चर में हमारे पास बाकी है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है बस हमें। तो चलो पहला क्वेश्चन मैं देता हूं तुम्हें कि एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है, और इसमें जो म्यू लग रहा है ना, म्यू, तो म्यू अगर कुछ बताया नहीं गया है तो हम लोग इसको म्यू के और म्यू एस को नॉट गिवन, इफ नॉट गिवन तो हम लोग म्यू एस और म्यू के को इक्वल ले लेते, और दैट विल बी हाफ। पता नहीं ना ये चल रहा है या क्या हो रहा है, तो म्यू बताया नहीं गया है तो दोनों को इक्वल ले लेना, ठीक है। अच्छा, इसको 20 लगाया गया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप अगर इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले तुम क्या करोगे, एफ एस मैक्स निकालना पड़ेगा, नहीं तो होगा ही नहीं कहानी। एफ एस मैक्स अगर निकालोगे तो तुम्हारे पास होगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस तुम्हें पता है कि 0.5 दिया हुआ है, और एन इधर से देख के ही तुम्हें पता चल रहा है कि 100 है, ठीक है ना, एन तो 100 ही होगा, ये लिखने का जरूरत थोड़ी है। तो ये एन और ये 10G मतलब 100 ही है, ठीक है। ये तुम्हारे पास आ गया, और आंसर तुम्हें पता चल रहा है कि ये 50 न्यूटन लग सकता है। कितना, एफ एस मैक्सिमम 50 न्यूटन हो सकता है। क्या फ्रिक्शन का वैल्यू अभी ये होगा, नहीं। क्या अभी फ्रिक्शन का वैल्यू ये होगा, 50 न्यूटन होगा, नहीं। ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, और तुमने कितना इधर पे अप्लाई किया, सिंस एफ अप्लाइड जो तुमने अप्लाई किया इज लेस देन जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू से लेस है, तो मतलब इधर पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। समझ आ गया बात, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा कितना होता है, एफ एस इक्वल टू एफ अप्लाइड। तो एफ एस जितना लगेगा वो कितना हो जाएगा, तुमने कितना लगाया, 20 न्यूटन लगाया, तो 20 न्यूटन हो जाएगा तुम्हारा इधर पे फ्रिक्शनल फोर्स। और एक्सेलरेशन अगर देखोगे, क्योंकि बॉडी अभी भी रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि उसको चलाने के लिए मैक्सिमम कितना देना पड़ेगा, 50 देना पड़ेगा। 50 अगर दोगे तो भी रेस्ट में रह जाएगा, उससे थोड़ा ज्यादा दोगे तो चलेगा, तो मिनिमम तो 50 तो देना ही पड़ेगा। तो बॉडी इज एट रेस्ट, अभी भी बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वो तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, ठीक है। अप्लाइड अगर इससे कम है, इसका मतलब क्या चल रहा है, अभी भी रेस्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन चल रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी रेस्ट में रहता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन अभी कितना होगा, 0, ठीक है। सिंपल कहानी है, देख लो, चला नहीं बॉडी अभी तक,
ठीक है। लेकिन इसको ही मैं अगर आगे देखूं तो मैंने अभी 50 न्यूटन लगा दिया, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, लेकिन अभी कितना लग रहा है, अभी लग रहा है 50 न्यूटन। और यही क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बट अभी मैंने इधर पे 100 लगा दिया। ठीक है, देखो मैं इधर पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। अभी 50 वाला करते हैं, चलो चल। तो 50 वाला अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता है कि इसका म्यू के और म्यू एस का वैल्यू इधर पे सेम है, म्यू एस और म्यू के का वैल्यू सेम है, दैट इज हाफ। अभी तुम्हें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि इसका एफ एस मैक्स कितना है, वो तो निकाल चुके हैं हम लोग। कितना है बोलो तो एफ एस मैक्स, तो म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इधर पे अगर देखोगे तो हाफ है, और एन अगर देखोगे तो 100 है, तो इधर से तुम्हें फिर से 50 न्यूटन मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन है। और एफ अप्लाइड अगर देखोगे ना तो वो भी 50 है, मतलब तुमने अगर 50 लगाया तो इस बार एफ एस मैक्स लगने वाला है, इस बार लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने वाला है। तुमने 50 लगाया ना, तुमने 50 लगाया ना, तो उसके पास 50 तक ही है, तो तुमने 50 लगाया तो इसने भी इधर पे 50 लगा दिया। समझ आ गया ना बात, कि अगर हमने अप्लाइड फोर्स को क्या रखा, 50 रखा, तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन का वो 50 हो सकता है। तो इसलिए तुमने 50 अप्लाई किया तो उसने अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन को अप्लाई किया। इस बार स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि इस बार जो एफ अप्लाइड है और जो एफ लिमिटिंग है दोनों इक्वल है, और दोनों अगर इक्वल होगा तो मतलब बॉडी अभी भी रेस्ट में ही है, बॉडी अभी भी रेस्ट में है, लेकिन इस बार जो फ्रिक्शन लग रहा है ना वो फ्रिक्शन इस बार लिमिटिंग वाला लगेगा, और आंसर इसका आ जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, और क्योंकि बॉडी अभी भी रेस्ट में है तो एक्सीलरेशन अभी भी कितना होगा, इसका 0 ही हो जाएगा। समझ आ गया बात। ये तुम्हारा पूरा लिमिटिंग कंडीशन में चल रहा है कि तुम्हारे पास जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो ही तुम क्या कर सकते हो, इधर पे तुमने उतना ही अप्लाई कर दिया, तो जो सरफेस है उसने भी उतना ही अप्लाई कर दिया। तुमने 50 अप्लाई किया तो उसने भी 50 अप्लाई कर दिया, तो बॉडी अभी भी रेस्ट में है, रुका हुआ है, लेकिन उससे थोड़ा भी अगर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये चल जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे। इस बार मैंने 100 अप्लाई किया इधर पे, इस बार मैंने क्या किया, 100 अप्लाई कर दिया, लेकिन इस बार थोड़ा सा म्यू के में चेंज किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये अभी चलना स्टार्ट करेगा। तो अभी अगर ये चलना स्टार्ट करेगा तो म्यू एस मैंने इधर पे हाफ लिया, और म्यू के को मैंने थोड़ा सा चेंज करके 1/4 कर दिया, क्योंकि प्रैक्टिकल वैल्यू अगर देखोगे तो म्यू के हमेशा छोटा होता है म्यू एस से। अच्छा, तो अभी देखना, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले एफ एस मैक्स निकालना होता है हमेशा। तो एफ एस मैक्स निकाल लिया मैंने, कितना सर, हाफ इंटू एन, एन कितना आया 100, तो सर इधर पे कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन इज द मैक्सिमम लिमिटिंग मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया हमारा। और तुम इधर पे देखो एफ अप्लाइड कितना है, ये है 100 न्यूटन। तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि जो अप्लाई तुमने किया वो तुमने ज्यादा कर दिया इस बार, जो लिमिटिंग का जो केस है इससे तुमने ज्यादा कर दिया। इसका मतलब यही होगा ना कि ये जो बॉडी है वो अभी इज इन मोशन, अभी ये रेस्ट में नहीं रहेगा, इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, तो बॉडी अभी क्या होगा, एक्सेलरेटेड बॉडी होगा। और वो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा फ्रिक्शन अभी इसमें लगेगा। तो देखो फ्रिक्शन का कौन सा टाइप लगेगा, तो मेरे हिसाब से इधर पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि ये बॉडी अभी मोशन में है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों लगेगा, क्योंकि बॉडी मोशन में है, बॉडी मोशन में है। तो बॉडी अगर मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है, और काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स होता है, और वो कांस्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, जहां पे म्यू के का वैल्यू होता है 1/4, जहां पे म्यू के का वैल्यू होता है 1/4 इंटू एन का जो वैल्यू होता है वो एन का वैल्यू हमें मिला था 100, तो ये आ जाएगा 25 न्यूटन। तो इस बार मतलब इस बॉडी पे अगर तुम जाओगे और ड्रॉ करोगे तो फ्रिक्शन इस बार कांस्टेंट फ्रिक्शन लग रहा है, ताकि ये अगर 102 भी कर दोगे ना तो भी ये एफ के सेम ही लगेगा, दैट इज 25 अभी जितना आया है। आई होप तुम्हारे पास पूरा सिचुएशन क्लियर है कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर तुम देखोगे एक फोर्स 100 इस तरफ है और 25 हमेशा ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मैंने इधर पे 100 से 200 भी कर दिया ना, इधर पे 25 भी लगने वाला है, उससे ज्यादा कम नहीं लगेगा। तो इसलिए एक्सीलरेशन अगर निकालना है, एक्सीलरेशन क्या होता है किसी भी बॉडी का, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास।
ठीक है, तो नेट फोर्स अगर देखोगे ना तो 100 इस तरफ लगाया और 25 पीछे की तरफ लग रहा है और डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 75 डिवाइडेड बाई 10, दैट विल बी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे की तरफ मूव करेगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सिंपल चीज है, मैंने इधर पे 3 क्वेश्चन करवाया, देख लो अभी तीनों क्वेश्चन से तुम्हारा कॉन्सेप्ट मैंने बनाया कि पहले मैंने एफ अप्लाइड कम लगाया था तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो बॉडी मोशन में नहीं आया और उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगा। फिर मैंने ऐसा फोर्स लगाया जो तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो गया, जिसके वजह से बॉडी अभी भी रेस्ट में है, अभी भी एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 50 न्यूटन लग रहा है क्योंकि वो मैक्सिमम है, अभी भी बॉडी रेस्ट में ही है। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, फोर्स को मैंने इंक्रीज किया और 50 से मैंने क्या कर दिया, 100 कर दिया। मतलब मेरा लिमिटिंग जो वैल्यू है वो कितना है, 50 है, बट मैं अभी अप्लाई कितना कर रहा हूं, मैं अभी अप्लाई इधर पे 100 कर रहा हूं। इसका मतलब एफ अप्लाइड जो है वो ज्यादा है तुम्हारा लिमिटिंग से, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। मतलब बॉडी अभी कहां पे चला जाएगा, मोशन में चला जाएगा, और जब बॉडी मोशन में आ जाता है तब लिमिटिंग फ्रिक्शन बताता है कि ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि बॉडी अभी मोशन में है तो अभी काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लगता है। तो कैसे निकालना है, तो निकालना है म्यू के इंटू ए, और म्यू के इधर पे क्वेश्चन में गिवन था, ज्यादातर नहीं दिया रहता है, जेई में भी देखोगे ज्यादातर म्यू के का वैल्यू नहीं दिया रहता है। ठीक है, ऐसे ही एक म्यू दिया रहेगा, तो एक म्यू मतलब वही तुम्हारा म्यू एस है, वही तुम्हारा म्यू के है। ठीक है, अगर दिया है तो लेना पड़ेगा वो अच्छे से, एडवांस में अगर सवाल आ रहा है तो मतलब पक्का म्यू के का वैल्यू दिया रहेगा, क्योंकि तुम म्यू एस अगर लगा के सॉल्व करके आओगे तो गलत हो जाएगा। तो म्यू के 1/4 इंटू एन मैंने कर दिया, 25 न्यूटन आ गया। और याद रखना ये एक कांस्टेंट फोर्स है, मतलब जब बॉडी चल जाएगा उसके बाद कितना भी तुम फोर्स लगा लो, एफ के हमेशा उतना ही लगने वाला है। एक बार बॉडी चलाना पड़ेगा, जैसे कि 50 न्यूटन से ज्यादा देके उसको चलाओ, चलाने के बाद तुम्हारा जो एफ के वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो हमेशा 25 ही लगेगा, क्योंकि इसका एक ही तुम्हारा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला वेरिएबल फॉर्मूला नहीं है, वो तुम्हारा क्या है, वो एक कांस्टेंट, मतलब एफ के जो आता है वो कांस्टेंट एक वैल्यू आएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अभी देखो आगे हम लोग थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं क्वेश्चन को। कैसे लेवल अप करेंगे, देखो मैंने क्या क्या कर दिया, इस बार मैंने 2 फोर्स लगा दिया इसमें, एक ही बॉडी पे 100 आगे की तरफ से लगा रहा हूं और 20 पीछे की तरफ से। ठीक है, और हमें चाहिए, और म्यू एस म्यू के दिया हुआ है सेम पहले जैसा, म्यू एस दिया हुआ है हाफ और म्यू के तुम्हारा है 1/4। हमें फिर से सेम एक्सेलरेशन चाहिए होगा, और हमें कौन सा फ्रिक्शन या तो कितना फ्रिक्शन लग रहा है वो चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन मतलब एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स अगर देखोगे तो तुम कितना लगाओगे, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस इधर पे हाफ दिया हुआ है, और एन कितना है देखो, तो फिर से ये 10 kg का है, मतलब ये जो एन हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो आ जाएगा तुम्हारा 100। तो आंसर तुम्हारा आ गया 50 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर 50 न्यूटन आ रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर 50 न्यूटन आ रहा है, तो सबसे पहले इधर पे देखना पड़ेगा कि इसमें अप्लाइड फोर्स कितना है। तो देखो अप्लाइड फोर्स अगर तुम देखोगे ना, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से लग रहा है, तो मतलब अप्लाइड फोर्स अगर हम लोग निकालेंगे तो इधर से 100 लग रहा है और उधर से 20 लग रहा है, तो इसका मतलब 80 न्यूटन। 80 न्यूटन इज योर अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स इधर पे ज्यादा है तुम्हारा, देख लो अप्लाइड फोर्स इधर पे ज्यादा है तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा होता है तो बॉडी किस में चला जाएगा, बॉडी मोशन में चला जाएगा। बॉडी अगर मोशन में चला जाएगा तो तुम्हारे पास, समझ आ रहा है ना कि इसमें 80 न्यूटन तुमने लगाया, नेट कितना लगाया तुमने, 80 न्यूटन लगाया, बट तुम्हारा जो मैक्सिमम है ना वो कितना है, मैक्सिमम इसको रोकने के लिए देखो 80 किस तरफ होगा, 100 इस तरफ 20 इस तरफ, तो 80 मतलब इस तरफ से लगा रहा, बट इसमें मैक्सिमम कितना लगा सकता है, मैक्सिमम 50 लगा सकता है, मतलब ये चल जाएगा। और चलने से कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, चलने से काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, अभी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगने से जो एफ के आएगा वो आ जाएगा म्यू के इंटू एन, और म्यू के जो होता है वो होता है तुम्हारा 1/4 इंटू एन। अगर देखोगे 100, तो ये 25 न्यूटन ही लगने वाला है। ठीक है, तो हमें अभी चाहिए एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के लिए तुम्हें पता चल जाएगा कि इधर पे अगर तुम देखोगे ना तो हमारे पास अभी एक एफ के लग रहा है, दैट इज 25 न्यूटन। तो अगर तुम देखोगे 80 न्यूटन जो इसका जो रिजल्टेंट था, 80 न्यूटन रिजल्टेंट इस तरफ है और 25 इस तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा एफ नेट
डिवाइडेड बाई मास, तो एफ नेट अगर तुम देखोगे ना तो वो हो जाएगा 80 इस तरफ लग रहा है और 25 पीछे की तरफ लग रहा है, और डिवाइडेड बाई मास है उसका 10। मास कितना है इसका? मास है इसका 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 55। 55 बाई कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। दैट विल बी 5.5 न्यूटन नहीं, 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे। देखो, अभी तुम्हारे पास कॉन्टेक्ट फोर्स अगर तुम देखोगे ना, हमारे पास अभी कॉन्टेक्ट फोर्स अगर हमें लिखना है तो हमारे पास अभी दो टाइप के कॉन्टेक्ट फोर्स हमें मिला है। एक तो नॉर्मल मिला है, ठीक है, सरफेस कॉन्टेक्ट का बात कर रहा हूं, ठीक है, और दूसरा दूसरा अगर देखोगे तो हमारे पास है फ्रिक्शन। तो तुम्हें अगर किसी ने ये पूछ लिया कि फाइंड कॉन्टेक्ट फोर्स, अगर तुम्हें किसी ने फाइंड कॉन्टेक्ट फोर्स पूछा है और ये बॉडी को तुम्हारा जो एफ अप्लाइड है वो आगे की तरफ लग रहा है, तो इधर पे कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन लगने वाला है, चाहे स्टैटिक लगे चाहे काइनेटिक लगे, कुछ तो लगेगा, तो उसका चलने के ऊपर डिपेंड करता है, लगेगा। और इसमें नॉर्मल इस तरफ लग देगा। अगर फ्रिक्शन भी है, नॉर्मल भी है, तो तुम्हारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर कॉन्टेक्ट फ्रिक्शन अगर किसी ने पूछा तो कॉन्टेक्ट फोर्स अगर किसी ने पूछा, सॉरी, कॉन्टेक्ट फोर्स अगर किसी ने पूछा तो तुम्हें नॉर्मल फोर्स भी स्टेट करना पड़ेगा और फ्रिक्शन भी स्टेट करना पड़ेगा। और अगर किसी भी बॉडी पे अगर देखोगे ना तो नॉर्मल एंड फ्रिक्शन हमेशा देखना एक्ट एट 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री में एक्ट हो रहा है। तो मतलब इसमें अगर किसी ने तुम्हें कॉन्टेक्ट फोर्स पूछ दे, किसी ने अगर नेट कॉन्टेक्ट फोर्स पूछ दे, सिर्फ फ्रिक्शन नहीं पूछा है, सिर्फ नॉर्मल नहीं पूछा है, कॉन्टेक्ट फोर्स पूछा है, तो कॉन्टेक्ट फोर्स हो जाएगा √n² प्लस f²। ठीक है, जितना भी तुम्हारा क्या लग रहा है, जितना भी तुम्हारा फ्रिक्शन लग रहा है और जितना भी तुम्हारा नॉर्मल लग रहा है, दोनों को क्या करना पड़ेगा तुम्हें? दोनों को तुम्हें वेक्टर सम करना पड़ेगा। ये क्या आया? ये वेक्टर सम आया कि इस तरफ नॉर्मल है, इस तरफ तुम्हारा फ्रिक्शन है, तो तुम्हारा जो क्या आने वाला है, जो तुम्हारा कॉन्टेक्ट फोर्स आने वाला है वो इस तरफ आएगा। ठीक है, आसान सी बात है, याद रखना कॉन्टेक्ट फोर्स में हमें दोनों इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लेना कॉन्टेक्ट फोर्स। फिर आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग और भी क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर हो जाए। आज ही खत्म करना है तुम्हें। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनल सरफेस। अच्छा, सेम दिया हुआ है, फाइंड एक्सेलरेशन। अच्छा, सब कुछ सेम है, बस मैंने इधर पे 37 कर दिया इसको, मैंने इधर पे इसको 37 डिग्री कर दिया। तो मैंने अगर इसको 37 डिग्री कर दिया तो तुम्हें यह बताना है, तुम्हें बताना है कि इधर एक्सेलरेशन और कौन सा फ्रिक्शन इधर पे एक्ट होगा, कितना फ्रिक्शन इधर पे एक्ट होगा। तो फ्रिक्शन हमें निकालना है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो अप्लाइड फोर्स है ना वो देखो एंगल में है। तो सबसे पहले इसका जो भी एंगल है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो ये तुम्हें पता है कि हमेशा ये देखना, ये हेड है, कोई कोई कर देते इधर गलती कर देगा, देखो कोई कोई गलती ऐसा करता है, सर इधर से हम लोग तोड़ देते, चलो इधर से हम लोग एक तोड़ते, इधर से एक तोड़ते, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये पहले भी मैंने समझाया तुम्हें पूरा चैप्टर में कि ये तो हेड है ना, हेड से कैसे तोड़ोगे तुम? हेड के साथ कभी एंगल नहीं बनता है, तो कॉस थीटा साइन थीटा इधर पे लिख ही नहीं सकते हो, समझ आया? तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको आगे की तरफ लेके आओ, ठीक है, और ये है तुम्हारा 100 न्यूटन, ये है तुम्हारा 100 न्यूटन, और 100 न्यूटन को तोड़ो अभी। ठीक है, जैसे कि देखो इसके साथ इसने कितना बनाया? 37 बनाया, ठीक है, इसके साथ इसने 37 बनाया। तो क्या तुम अभी बोल सकते हो, अच्छे से अगर तुम्हें देखना है तो मैं दिखा रहा हूं कि अगर ये 37 है तो कौन सा 37 होगा? ये 37 होगा, ये 37 होने से ये 37 होगा, ये 37 होने से ये 37 होगा। डायरेक्ट भी मैं बोल सकता हूँ ये 37 होने से ये 37, बट मैंने तुम्हें समझाया कि पूरा अगर तुम अच्छे से देख के आओगे तो ये 37 डिग्री बनेगा। तो ये अगर 37 डिग्री बन रहा है तो 100 का एक कॉम्पोनेंट इस तरफ जाएगा और दूसरा कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा। ये समझ आया कि नहीं?
तो एक कंपोनेंट हो जाएगा, ये 37 इस तरफ है ना, तो इस तरफ आ जाएगा 100 cos 37 और इस तरफ आ जाएगा 100 sin 37। sin 37 हो जाएगा तुम्हारा 3/5। तो 3/5 करने से हमें इधर पे मिलेगा 60 न्यूटन। और ये अगर 60 हुआ तो इसको 80 होना ही पड़ेगा, सो दैट 80 और 60 मिला के फिर से कितना हो जाए, 100 हो जाए। ठीक है, या तो तुम इधर पे सॉल्व करके देख लो, 100 और cos 37 इज 4/5, कैंसिल आउट करो तो आंसर आ जाएगा 80 न्यूटन। ठीक है, इधर 80 लग रहा है, इधर 60 लग रहा है। तो सबसे पहले अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा इधर पे, सबसे पहले इधर पे निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग रहा है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर निकालना है एफ एस मैक्स, तो हमें हमेशा क्या करना होता है, म्यू एस इंटू एन। अभी बात यह है कि म्यू एस कितना दिया गया है, फिर से हाफ है क्या, और इसका नॉर्मल कितना है। इस बार अगर 100 लिखोगे ना तो गलत हो जाएगा, इस बार 100 नहीं लिखना इधर, इस बार नहीं पता नॉर्मल, नॉर्मल इसलिए हमेशा निकाल दो, हमेशा अच्छे से निकाल लो, नहीं तो गलत कर दोगे। ठीक है, नॉर्मल निकालते चलो। नॉर्मल एक तो इधर पे फोर्स लगने वाला है नॉर्मल एन, हमेशा mg थोड़ी होता है नॉर्मल, और नीचे की तरफ इसका वेट के वजह से लगने वाला है 100। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि इस फोर्स के लिए भी एक कंपोनेंट आया है 60। तो इस बार जो नॉर्मल होगा ना वो 160 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, वो 160 हो जाएगा। इस बार नॉर्मल जो इधर पे होगा ना वो नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा 100 खुद का वेट के वजह से और 60 इस फोर्स के वजह से 160 न्यूटन आ जाएगा नॉर्मल इस बार। तो इस बार हाफ के साथ 160 भी ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 80 न्यूटन। 80 न्यूटन का एफ मैक्स आएगा। और तुम अगर देखोगे ना इधर अप्लाइड फोर्स, मतलब देखो मोशन तो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, मोशन तो आगे की तरफ हो रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स अगर तुम देखोगे ना, अप्लाइड भी तुम्हारा कितना है, 80 है, अप्लाइड भी 80 है और एफ एस मैक्स भी 80 है। मतलब एफ अप्लाइड और एफ लिमिटिंग दोनों बराबर हो गया। और दोनों अगर बराबर होता है तो हमें पता है कि बॉडी रेस्ट में रहता है और फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो हमेशा लिमिटिंग वाला लगेगा। लिमिटिंग मतलब इधर 80 न्यूटन ही है लिमिटिंग, तो ये लगेगा तुम्हारा फ्रिक्शन। और बॉडी इसमें भी, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, तो एक्सेलरेशन इधर पे 0 मान सकते। सही बात है, इजी बात है, जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलो अभी मैंने सिर्फ देखो, मैं बस तुम्हें दिखा रहा हूँ कि अलग अलग डायरेक्शन, ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ये सब बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको तुम आराम से सॉल्व अभी कर लोगे। मुझे पता है कि अभी इतना तुम सीख गए कि आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हो। मैं बस तुम्हें करवा के दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए साथ साथ में, तुम करो एक्चुअली, मैं तो बस सॉल्व कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे पहले सॉल्व करना चाहिए, अभी पॉज करके सॉल्व कर लो। ठीक है, फिर बात देखो, ये 100 होने से इधर पे आएगा 100 cos 60, cos 60 इज हाफ, तो मतलब ये आ जाएगा 50 न्यूटन। कितना आने वाला है, 50 न्यूटन आने वाला है। इस बार अगर तुम देखोगे इधर पे फोर्स आएगा, ठीक है, ये 100 का इफेक्ट एक तो इधर पे जाएगा और एक इधर पे जाएगा, और इधर पे आएगा तुम्हारा 100, इधर पे आएगा तुम्हारा 100 साइन 60, और तुम्हें पता है साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 50 √3। कितना हो जाएगा, √3/2 होता है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 50 √3, √3/2, तो 2 और 100 कैंसिल आउट करो तो आ जाएगा 50, तो 50 √3 हो जाएगा, इतना न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो इधर पे देखना ये है तुम्हारे पास 100 न्यूटन नीचे की तरफ, और इधर पे देखना, इधर पे एक तुम्हें मिल जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ऊपर की तरफ अगर तुम देखोगे तो दो फोर्स है तुम्हारे पास, ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो तुम्हारे पास कितना फोर्स है, दो फोर्स है। एक तो नॉर्मल है, क्योंकि वर्टिकली कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो इसके वजह से हम लोग ये लिख सकते हैं नॉर्मल प्लस 50 √3 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल का जो वैल्यू आने वाला है वो 100 माइनस 50 √3 आने वाला है। ठीक है, ये आने वाला है। तो इस जगह से हमें सबसे पहले एफ एस मैक्स निकालना पड़ेगा, और एफ एस मैक्स हो जाएगा तुम्हारा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस तुम्हें पता चल गया कि हाफ दिया हुआ है, म्यू एस अगर देखोगे तो हाफ दिया हुआ है, और इधर पे अगर देखोगे तो ये एन का वैल्यू हमें मिल चुका है, एन का वैल्यू हमें मिल चुका है, दैट इज 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 √3,
तो इधर से 2 अगर अंदर करोगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस 25√3 आ जाएगा। ठीक है, ये एफ एस मैक्स होगा। बट एप्लाइड फोर्स कितना है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि इससे ज्यादा है कम है। एप्लाइड फोर्स अगर देखोगे तो वो है 50 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स अगर देखोगे हॉराइजेंटल डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकली तो मूव हो ही नहीं रहा है, तो हॉराइजेंटल डायरेक्शन में ही तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि मूव होने से हॉराइजेंटल डायरेक्शन में ही मूव होगा। ठीक है, अच्छा तो इधर पे पूरा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये 50 माइनस समथिंग है, ये 50 माइनस समथिंग है और ये डायरेक्ट 50 है, तो मतलब एफ अप्लाइड जो है ना वो ज्यादा है तुम्हारा एफ लिमिटिंग से। तो ये अगर ज्यादा है तुम्हारा एफ लिमिटिंग से, अगर एफ अप्लाई ज्यादा है तो इसका मतलब बॉडी इस बार रेस्ट में नहीं रहेगा, बॉडी इस बार इज इन मोशन, मोशन में आ जाएगा। ठीक है, और बॉडी अगर मोशन में आएगा तो सबसे पहले लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एन, और म्यू के इधर पे दिया हुआ है दैट इज 1/4, और एन का वैल्यू तुम्हें पता है इधर से 100 माइनस 50√3, और इसका कैलकुलेशन तुम आराम से कर सकते हो, दैट इज 25 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 25 डिवाइडेड बाई 2√3। ठीक है, कैलकुलेशन तुम कर लेना, इधर पे 25 कॉमन ले लेना, तो 1 माइनस √3/2 ऐसे निकाल लेना। ठीक है, तो ये लगने वाला है तुम्हारा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन अगर इतना लग रहा है तो क्या तुम एक्सीलरेशन बता सकते हो? एक्सीलरेशन लगेगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास। अभी नेट फोर्स के लिए मैं ये देख सकता हूँ कि 50 तो आगे की तरफ लग रहा है, लेकिन इधर पे जो लग रहा है ना इस बार फ्रिक्शन वो तो एफ के लग रहा है। ठीक है, तो 50 माइनस एफ के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 माइनस एफ के, 50 माइनस एफ के डिवाइडेड बाई इसका जो मास है वो 10 kg है। ठीक है, तो 50 माइनस एफ के का वैल्यू अच्छे से निकाल लेना घर में। ठीक है, अच्छे से निकाल लेना इसका वैल्यू, और डिवाइडेड बाई क्या कर देना 10 कर देना, तो समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसको आराम से नोट करना और बताना कोई भी डाउट होने से कमेंट में। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आगे आएगा और टफ क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम लोग अच्छा क्वेश्चन और भी करेंगे इसका, और साथ में तुम्हारा प्रीवियस लेक्चर में कुछ टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, एसी वर्मा वगैरह में बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, तो एक टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, वो नेक्स्ट लेक्चर में जो जिसमें एक में फ्रिक्शन भी आएगा और एक में फ्रिक्शन नहीं भी रहेगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था फ्रिक्शन अगर नहीं भी है तो भी करा सकता हूँ मैं अभी बीच बीच में, ताकि मैंने जो पहले करवाया था उसमें अगर कुछ भी छूटा हुआ है कॉन्सेप्ट तो मैं इस फ्रिक्शन में उसको कवर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा तो देखो 2 ब्लॉक 2 kg 3 kg connected by a string, coefficient of static friction is given this and this respectively. If 3 kg is pulled by 10 Newton, find the frictional force on both block. तुम्हें ये बताया, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से कर लेते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये, स्प्रिंग से भी हो सकता है, इधर पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, स्प्रिंग से भी हो सकता है ये कनेक्शन। तो तुम्हारे पास इधर पे 2 kg है, तुम्हारे पास इधर पे 2 kg है और इधर पे 3 kg, इधर पे 3 kg, 2 kg है 3 kg है, कनेक्टेड बाई ए स्ट्रिंग, ये कनेक्टेड बाई ए स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर देते, सरफेस बना देते, ये सरफेस, और कुछ दिया हुआ है। अच्छा, हमें स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, इस गिवन इतना है इतना। अच्छा, इसका फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है, μs1 0.3 दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है μs2 दैट इज 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, हमेशा याद रखना म्यू का जो है उसका कोई क्या नहीं होता है, ऐसा यूनिट भी नहीं होता है, डायमेंशन भी नहीं होता है। ठीक है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, वो सरफेस का सिर्फ प्रॉपर्टी है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। इफ 3 kg इज पुल्ड बाई 10 न्यूटन, देखो इसको मैंने 10 न्यूटन से आगे की तरफ खींचा, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बोथ ब्लॉक, दोनों ब्लॉक में फ्रिक्शनल फोर्स बताना है। ठीक है, कितना कितना है, तो आराम से इसको निकाल लेंगे हम लोग। बट अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए अभी का अगर तुम देखोगे, अभी जितना तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। क्यों? देखो सबसे पहले तुम्हें ये निकालना चाहिए कि मैक्सिमम कितना है। देखो सबसे पहले हमेशा क्या निकाल लेना, मैक्सिमम कितना है, नहीं तो क्वेश्चन ही स्टार्ट मत करना।
इसमें अगर मैक्सिमम देखोगे ना, क्योंकि नॉर्मल और ये जो 20 आएगा, 20 आएगा ना, ये 2 kg है तो 20 न्यूटन, तो इसमें तुम्हारा आ जाएगा 0.3, ठीक है, म्यू 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 एस इंटू एन, जहाँ पे म्यू तुम्हारा है 0.3 और ये अगर नॉर्मल देखोगे तो 20 है, तो इसको अगर देखोगे तो 6 न्यूटन लग रहा है इसमें मैक्सिमम 6 न्यूटन पीछे से लग सकता है। और इसका देख लो, इसका अभी मैक्सिमम तुम्हें देखना पड़ेगा। तो एफ एस मैक्स अगर देखोगे तो मैं फिर से लिखता हूँ इसका फॉर्मूला, म्यू एस इंटू एन। अच्छा, इसका एन कितना होगा देखो, ये एन हो जाएगा और ये हो जाएगा 30, ठीक है, तो एन का वैल्यू 30 हो जाएगा। और म्यू एस कितना है 0.32 और ये आ जाएगा 30। अच्छा, इसका भी तुम्हारा 60 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। अब सुनना, मैंने इधर पे कितना अप्लाई किया, मैंने इधर पे, अच्छा पहले बताओ तो क्या टेंशन पहले आता है या पहले फ्रिक्शन आता है? इधर से ये भी तुम्हारा कहानी इधर पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कहानी इधर पे देखना, ये है तुम्हारे पास 10 न्यूटन, तो तुमने जो है अप्लाइड फोर्स जो तुमने दिया इधर पे, देख लो, अप्लाइड फोर्स जो तुमने इधर पे लगाया वो ग्रेटर देन तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एफ एस मैक्सिमम है, ठीक है। एफ एस मैक्सिमम से देखो, एफ एस मैक्सिमम से ये फॉर तुम्हारा 3 kg, ठीक है, फॉर 3 kg में बात कर रहा हूं कि 3 kg के लिए अगर तुम देखोगे तो तुमने जितना फोर्स लगाया था अप्लाई, उससे वो अप्लाई फोर्स ज्यादा है तुम्हारा 6 न्यूटन से। तो इसका मतलब अभी कौन सा फ्रिक्शन चलेगा इसके लिए तो पूरा पक्का 6 न्यूटन पीछे की तरफ लग जाएगा। बोलो समझ आया बात? तुमने अगर 10 लगाया तो ये कितना लग जाएगा, ये 6 न्यूटन नहीं लग जाएगा? समझ आया क्या मैंने क्या बोला? ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन ये था, हाँ ठीक है। तो मैंने अगर इधर पे 10 न्यूटन लगाया तो इधर पे कितना लगने वाला है, इधर पे लगने वाला है 6 न्यूटन। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन पहले ही तुम्हारा जो सरफेस है वो उसको एक रिलेटिव मोशन मिल जाएगा और सबसे पहले फ्रिक्शन एक्ट करेगा और फ्रिक्शन बोलेगा कि मैं आता हूं सबसे पहले। और मैं कितना आऊंगा, तो मैं आऊंगा तुम्हारा कितना आऊंगा, मैं आऊंगा 6 न्यूटन, क्योंकि मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी है 6 न्यूटन और ये बॉडी में आया है 10 न्यूटन, तो मैं पीछे की तरफ कितना लग जाऊंगा, मैं लग जाऊंगा तुम्हारा 6 न्यूटन। ठीक है, अच्छा ये अगर 6 न्यूटन आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले देखना ये अगर 6 न्यूटन इधर पे लग रहा है तो इसमें लगने वाला कितना होगा, 4 न्यूटन। अगर ये 6 लगा ये 4 लगा तो इसमें क्या होगा, तो ये बॉडी रेस्ट में, तब काइनेटिक फ्रिक्शन वगैरह नहीं लगने वाला है अभी। समझना कहानी, रुको आराम आराम से आएगा। और ये 2 kg में ये 4 न्यूटन इधर लग रहा है तो ये 2 kg में 4 न्यूटन आगे से लगेगा, बट इसमें तो कितना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 6 न्यूटन है, तो ये बोलेगा अरे 4 न्यूटन आगे है, तो मतलब मैं पीछे की तरफ कितना लग जाऊंगा, 4 न्यूटन। तो ये बॉडी भी क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, ये बॉडी भी क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। समझ आएगा? पहला वाला कंडीशन क्या तुम्हें समझ आ गया कि 10 न्यूटन अगर मैं लगा रहा हूं तो इसके सरफेस में 6 न्यूटन लग सकता है, तो 6 न्यूटन मैंने लगा दिया। ये अगर 6 होगा तो ये अगर 4 लगा तो ये बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, और ये बॉडी अगर रेस्ट में आया तो ये बॉडी भी अभी भी रेस्ट में है, ये बॉडी अभी भी रेस्ट में है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर तुम्हें दोनों ही सरफेस में अगर बताना है तो एक में आ रहा है 6 न्यूटन और एक में आ रहा है 4 न्यूटन, एक में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैंने इधर पे, अभी मैं समझाता हूं तुम्हें कहानी क्या है वो समझाता हूं। अगर मैंने इधर पे इस ब्लॉक में 3 kg में मैंने अप्लाई किया 100 न्यूटन, तो 100 नहीं 20 में चले जाते, 20 लगाया, तो इसके पीछे मैक्सिमम कितना लग सकता है, 6 न्यूटन। तो हमेशा मैक्सिमम लगा के उसको, अरे हमेशा फ्रिक्शन चाहेगा ना वो मोशन में ना आए, इसलिए अभी भी लिमिटिंग में इधर पे अप्लाई कर रहा हूं, काइनेटिक अभी भी अप्लाई नहीं किया, ये जब मोशन में चला जाएगा तब काइनेटिक आएगा। ठीक है, अच्छा तो इधर पे मैंने 20 लगाया, इधर पे कितना आ गया, 6 आ गया। और ये जो केबल है, ये केबल बोलता है कि मेरे ऊपर कितना भी टेंशन लगा दो, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा मैक्सिमम वैल्यू अभी भी सेट नहीं हुआ। इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू सेट हो जाएगा ना तो जाके ये मोशन में आने का अभी क्या होगा, टेंड करेगा कि ये मोशन में आएगा कि नहीं, तो हम लोग निकाल सकते। अभी इधर पे अगर देखोगे तो स्ट्रिंग का कितना मैक्सिमम टेंशन ले सकता है स्ट्रिंग, वो हमें इधर पे नहीं बताया गया। वो अगर नहीं बताया गया तो मैं इधर पे ये सोच रहा हूं कि इधर से जितना भी तुम फोर्स लगाओगे इसके अंदर में ज्यादा से ज्यादा टेंशन ये ले सकता है।
तो अगर तुमने इधर पे 20 लगाया तो इस बार ये 14 न्यूटन लग जाएगा। ये कितना लग जाएगा? 14 न्यूटन। ठीक है, और इसके पीछे जो तुम्हारा और एक ब्लॉक था उसमें भी इधर पे आके टेंशन लगेगा 14 न्यूटन, इसमें 14 इस तरफ लगेगा। बट इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है? इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 है। मतलब वो पीछे की तरफ कितना लग सकता है? 6 ही लग सकता है। वो पीछे की तरफ कितना लगता है? 6 ही। अरे कोई अगर सोच रहे हो कि सर काइनेटिक तो दिया ही नहीं, यस काइनेटिक नहीं दिया गया है, यही काइनेटिक है, यही तुम्हारा समझ आया क्या? इधर पे एफ म्यू एस और म्यू के बराबर दिया गया है। ठीक है, यही तुम्हारा मैक्सिमम है, यही तुम्हारा काइनेटिक है। चलने से भी इतना लगेगा और नहीं चलने से भी इतना ही लगेगा। समझ आ गया? तो अभी अगर देखोगे, देखो इस टाइम में तो दोनों रेस्ट में था, दोनों रेस्ट में क्यों था? समझ आ गया? ये चला ही नहीं, ये आगे ही नहीं गया। और इधर पे अगर देखो ये 10 है तो ये 6 होगा, ये 6 होने से ये 4 आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये टेंशन 4 आ गया। ये टेंशन अगर 4 आ गया तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं? ये बोल सकते हैं कि ये दोनों मिलके इसको रेस्ट में रख रहा है और ये भी रेस्ट में आ गया। तो इधर पे अगर एक्सेलरेशन चाहिए था तुम्हें 2 kg और एक्सेलरेशन अगर चाहिए 3 kg का, तो आंसर इसमें 0 आने वाला था। इसमें आंसर तो 0 है, लेकिन मेरा अभी केस सुनो, ये केस तुम्हारा 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन का अलग केस है। ठीक है, ये मैंने केस 2 बना दिया, ये केस 1 मेरे लिए है। ठीक है, अभी अगर मैंने 20 लगाया तो पीछे की तरफ 6 तो लगना ही है। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है 3 kg का, ये 3 kg है और ये 2 kg है, 6 तो लगेगा। और मैंने ये सोचा कि ऊपर जो तुम्हारे पास थ्रेड है उसमें लग गया 14 न्यूटन। कितना लग गया? 14 न्यूटन। तो 2 kg में भी 14 लग जाएगा। देखो इधर 14 लगेगा तो इसमें भी 14 ही आ जाएगा ना, कनेक्टेड है ना। तो ये 14 और इसमें अगर तुम देखोगे तो मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम इधर पे अगर देखोगे तो मैक्सिमम 6 न्यूटन लग सकता है, तो पीछे ये 6 न्यूटन लग जाएगा। तो इसके पास आगे के तरफ, इसके पास आगे के तरफ हो जाएगा तुम्हारे पास एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? इसका मास दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 8/2, दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, बट अभी भी इसका एक्सेलरेशन नहीं आया, अभी भी इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो सर इसका एक्सेलरेशन कब आएगा वो मुझे बताओ, इसका एक्सेलरेशन कब आएगा और दोनों कब चलेगा? तो मैंने ऐसे सोचो, मैंने ऐसा सेट कर दिया कि ये 15 न्यूटन से ज्यादा नहीं ले सकता है। देखो अभी केस 3 में तुम्हें दिखा रहा हूं, केस 3 में मैंने ऐसा सेट कर दिया कि ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन 15 लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लग सकता। ठीक है, 15 न्यूटन आराम से लग सकता है। तो अभी देखना, ये 2 kg है, ये 3 kg है और मैंने इधर पे 25 न्यूटन लगा दिया। तो इधर पे जब 25 लगाओगे तो सबसे पहले इसका मैक्सिमम कितना लग सकता है? इसका मैक्सिमम 6 न्यूटन पीछे लग सकता है। और इस बार तुम अगर देखोगे ये थ्रेड में मैक्सिमम कितना लग सकता है? थ्रेड में मैक्सिमम 15 न्यूटन ही लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो देखो ये 15 लगा, ये 15 इसको भी आगे की तरफ खींचेगा 15 न्यूटन से, और इसका मैक्सिमम पीछे कितना लग सकता है? 6 लग सकता है। तो इसका जो एक्सिलरेशन आएगा इस बार, वो आ जाएगा इस बार 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दैट विल बी 9/2, दैट विल बी 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट इसका भी इस बार एक्सिलरेशन आएगा, और इसका एक्सिलरेशन इस बार देखो, क्योंकि थ्रेड का भी मैंने टेंशन मैक्सिमम बता दिया कि 15 से ज्यादा नहीं लग सकता, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये आगे चला जाएगा, ये 6 लग रहा है, ये 15 लग रहा है, तो 21 पीछे की तरफ और आगे की तरफ 25 लग रहा है। तो नेट मतलब कितना लग रहा है? 4 लग रहा है। मतलब 25 माइनस 21 पीछे जो लग रहा है और डिवाइडेड बाई इसका जितना भी है, तो 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। इस बार दोनों ही ब्लॉक क्या हो गया? मूव हो गया, क्योंकि मैंने टेंशन का वैल्यू क्या कर दिया था? फिक्स कर दिया था कि टेंशन इससे ज्यादा नहीं लगेगा। उसके पहले अगर तुम देखोगे ना, ये 15 से कम है तो 14 लग गया। तो टेंशन अगर पीछे 14 लग सकता है और फ्रिक्शन अगर 6 लग सकता है, तो अगर 20 भी दोगे तो भी ये आगे नहीं जाएगा। तुमने अगर टेंशन अगर इधर पे फिक्स है कि टेंशन 15 लग सकता है, तुमने 10 लगाया तो ये 6 लग के ये कितना हो गया? 4 हो गया, क्योंकि टेंशन से ज्यादा, टेंशन कितना ज्यादा लग सकता है? 15, तो 4 तो आराम से लगेगा ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 लगा, कितना लगा? 14 लगा। तो मैंने उसके बाद केस 3 में 15 मैंने बोल दिया कि मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लग सकता, इसलिए मैंने इस बार अभी 25 लगाया। 25 लगने से इसका पीछे की तरफ 6 लग गया, जो कि फ्रिक्शन, इसका मैक्सिमम वैल्यू लगा दिया। तो ये अगर 6 है
टेंशन कितना लग सकता है? टेंशन 15 न्यूटन लग सकता है। तो इसका मतलब ये बॉडी को अभी आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे की तरफ फोर्स जो आ रहा है ना वो 21 आ रहा है, और आगे की तरफ तुमने कितना लगा दिया? 25 लगा दिया। इसके वजह से क्या हो जाएगा? ये चलना स्टार्ट कर देगा। समझ आ गया बात? जल्दी से इसको नोट कर लेना, और कोई भी डाउट हुआ तो तुम मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ज़रूर मैं तुम्हारा रिप्लाई करूंगा। और ऐसे देखते रहना, और फ्रिक्शन में कोई भी डाउट है तो सबसे पहले मुझे पूछ लेना एक बार, और उसके बाद तुम एक स्टैंडर्ड बुक पकड़ के फ्रिक्शन का जितना भी क्वेश्चन है सबको खत्म कर लो। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर ही खत्म कर लो, नहीं तो ये सब भूल जाओगे। ठीक है, अगर प्रैक्टिस होगा तो ही तुम्हें ये सब याद रहेगा। ठीक है, बाय बाय।